हेलो फ्रेंड्स, तो अब इसमें देखना है हमें मुग़ल प्रशासन के बारे में। तो ये मिडिएबल हिस्ट्री का प्लेलिस्ट चल रहा है और ये यूपीएससी और पीसीएस के लिए है। तो अब मिडिएबल हिस्ट्री में हमें देखना है मुग़ल प्रशासन के बारे में। तो ये मैं आपको बताऊंगा और इसके पहले मैंने उत्तरवर्ती मुग़ल साम्राज्य बताया था और उसके बाद जब मुग़ल डिक्लाइन हो जाते हैं तो डिक्लाइन का कारण भी बताया था और डिक्लाइन के बाद ये इंडिपेंडेंट स्टेट यहाँ पे बनते हैं, जो कि मैं आपको कंप्लीट करा चुका हूं। और बहुत सारी चीज़ें जितने भी उत्तरवर्ती मुगल थे उनको बताया। उससे पहले हम बहुत सारा मतलब जो जितने भी शासक थे मुगल वंश पे, औरंगजेब बताया था। उसके पहले आप देखेंगे शाहजहां का वीडियो कंप्लीट हुआ है, उसके पहले जहांगीर का, उसके पहले अकबर, और उसी बीच में हमने शेरशाह सूरी को भी देख लिया है। शेरशाह सूरी के पहले उसके बाद हुमायूं को देखा था। तो ये मतलब मुगल वंश चल रहा है। और इससे पहले मतलब जितने भी भक्ति, सूफी, विजयनगर, बहमनी साम्राज्य ये भी कंप्लीट करा दिया है मैंने। और जितने भी प्रांतीय राजवंश हैं वो भी मैंने बताया था। और उसके पहले आप देखेंगे कि दिल्ली सल्तनत कंप्लीट हो गया है वहाँ पे, और अरबी तुर्की आक्रमण होता है, राइज ऑफ इस्लाम, ये टोटल मतलब जितने भी हैं ये कंप्लीट हो गया है। तो अब मतलब हमारा बचता है इसमें एडमिनिस्ट्रेटिव हिस्ट्री ऑफ मुगल, ये मैं कंप्लीट कर दूंगा। उसके बाद हम देखेंगे वहाँ पे सिख और मराठों को कंप्लीट करके ये मिडिएबल हिस्ट्री आपका कंप्लीट हो जाएगा। और उसके बाद हमें मॉडर्न इंडिया हिस्ट्री देखना है, या फिर जो आर्ट एंड कल्चर वाला पार्ट है वो कंप्लीट मैं आपको करा दूँ। तो आर्ट एंड कल्चर और फिर वो मॉडर्न इंडिया हिस्ट्री और पॉलिटी चल ही रहा है, तो वो भी कंप्लीट हो जाएगा आपका। तो अब इसमें हमें देखना है मुगलों के प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में। तो फिर जो ये था तो हम केंद्रीय प्रशासन देखेंगे और साथ में जो प्रांतीय प्रशासन, जो स्टेट का एडमिनिस्ट्रेशन होता था ये भी देखेंगे, और डिस्ट्रिक्ट का भी देखेंगे। टोटल इसमें देखेंगे सेंट्रल लेवल पे, फिर स्टेट लेवल पे भी देखेंगे, और साथ में जो डिस्ट्रिक्ट लेवल है उसके बाद जो मंडल होता है वो भी देखेंगे, अर्थव्यवस्था भी देखेंगे, समाज, सभी चीज़ें इसमें कंप्लीट हो जाएंगी। तो यही हमें इसमें देखना है। तो थोड़ा सा जैसे बैकग्राउंड आपको पता होगा, तो दिल्ली सल्तनत पहले वहाँ पे राइज ऑफ इस्लाम होता है, अरबी आते हैं, फिर तुर्की आते हैं, और तुर्की यहाँ पे सत्ता स्थापित करते हैं। जो कुतुबुद्दीन ऐबक होता है वो दिल्ली सल्तनत की स्थापना करता है, और दिल्ली सल्तनत पे फिर गुलाम वंश चलता है। उसके बाद देखेंगे खिलजी चलते हैं, तुगलक, सैयद, लोदी, तो ये 5 वंश चलते हैं। और जो लोदी रहते हैं तो ये अफगानी रहते हैं, और बाकी सब देखेंगे तो तुर्की शासक रहते हैं। और ये जो आते हैं मुगल, उसके बाद देखेंगे तो वहाँ पे जो मैंने आपको बताया मंगोल साम्राज्य था। मंगोल साम्राज्य पूरी तरह से देखेंगे, जो ऊपर ट्रांसऑक्सियाना वाला इलाका है पूरा रसिया तक को कैप्चर करके चीन तक भी कैप्चर कर चुका था मंगोल एम्पायर। और मंगोल एम्पायर में जैसे चंगेज खा की वहाँ पे मृत्यु होती है तो उसका भी साम्राज्य पहले तो बट जाता है, क्योंकि वहाँ पे बांटने का जो प्रचलन था वो चल रहा था। वैसे ही देखेंगे जब बांटता था वो, वैसे ही हुमायूं भी अपने भाइयों में सभी साम्राज्य जितना भी बाबर जीत के गया रहता है उसको बांट दे, तो वो बांटने का इन लोगों में चलता था वहाँ पे। तो अब इन लोगों में मतलब ये नियम नहीं था कि कौन फिर वहाँ पे शासक बनेगा। जैसे किंग वहाँ पे मरता था, इन लोगों में युद्ध होने लगती थी, उत्तराधिकार का युद्ध, जो मैंने बहुत बार बताया है आपको, तो वो होने लगता है और फिर ये साम्राज्य डिक्लाइन का भी कारण बनता है। तो ये मंगोल एम्पायर रहता है, तो वही चीजें होती है वहाँ पे। मंगोल एम्पायर धीरे धीरे थोड़ा सा तो बढ़ता है जैसे चंगेज खा की मृत्यु होती है, और फिर वो लोग अपने अपने इंडिपेंडेंट की घोषणा वहाँ पे भी करने लगते हैं। और वहाँ पे जो एक नया वंश देखेंगे बनता है, तैमूरी वंश बनता है, जो कि तैमूर का आक्रमण भी देखेंगे 1398 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत पे करता है। वहाँ पे तुगलक डायनेस्टी का वहाँ पे शासन चल रहा था, तब करता है वहाँ पे। तो उसी वंश के ये लोग थे, तैमूर के ही डिसेंडेंट थे, और मंगोल के भी ये माने जाते हैं वंशज। तो ये मैंने आपको शुरू में ही बताया। तो ये रहता है, तो वहाँ का भी जितना कल्चर रहता है यहाँ ये लोग लाते हैं। और हुमायूं को आप देखेंगे जो पर्सिया वहाँ पे जाता है, जैसे शेरशाह सूरी हरा के भेजता है वहाँ पे, ये पर्सिया वाले इलाकों में भाग जाता है। और फिर पर्सिया का जो शाह रहता है वो बोलता है मैं मदद तो करूंगा, लेकिन इंडिया वाले इलाकों में तुम्हें क्या करना है, यहाँ पे प्रशासन में जो पर्सियन कल्चर है उसको भी ले जाना है। तो वो भी कल्चर यहाँ पे आ जाता है। और जो पहले से जो तिमूरी कल्चर चल रहा है तुर्कों का, वो भी चल रहा था। और साथ में देखेंगे यहाँ पे जो अफगानी रहते हैं, तो अफगानी एम्पायर भी रहता है शेरशाह सूरी का, इसके पहले देखेंगे अकबर के पहले, तो वो भी एलिमेंट जो था वो देखने को आपको मिलेगा इसमें मुगलों में। और एक बात है कि जो हिंदुस्तानी शासन थे, तो अब हिंदुस्तान पे राज करना है, तो अब राजपूत की जो पॉलिसी थी अकबर की, तो अब राजपूत शासन भी यहाँ पे जो इसके एडमिनिस्ट्रेशन में राजपूत का भी बहुत सारा चीज़ें आपको देखने को मिलेगी कि वहाँ पे रहती है चीज़ें। इनके कल्चर पे राजपूतों का प्रभाव रहता है, मतलब हिंदुस्तानी प्रभाव रहता है वहाँ पे, तो वो चीज़ें रहती है। तो मतलब समझिए सबका मिला जुला रूप रहता है, एक नहीं बोल सकते आपको कि एक ये कल्चर लेके आते हैं वही चलते रहता है। तो दिल्ली सल्तनत का जो शासन चल रहा था वही चीज़ें चलते रहती है। सैनिक में तो देखेंगे वही चीज़ें चलते रहती है जो अलाउद्दीन खिलजी करके जाता है। और इक्तेदारी व्यवस्था रहती है, जो इक्तेदारी व्यवस्था उसी का रूप है, समझिए मनसबदारी व्यवस्था, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा। और इक्तेदारी व्यवस्था ऐसी नहीं है कि नहीं है, वो जो आप सामंती व्यवस्था देखेंगे एंसेंट इंडिया हिस्ट्री में, वही चीज़ें इक्तेदारी में होती है चेंज।
और वही थोड़ा सा चेंज करके फिर वहाँ पे मनसबदारी होती है। मतलब थोड़ा बहुत उसमें चेंज किया जाता है, किसी को सिविल राइट दे दिया जाता है तो किसी को फिर जो सैनिक राइट है वहाँ पे देने का कोशिश किया जाता है। तो ये होगी वो हम मनसबदारी में देखेंगे। तो पहले हमें देखना है केंद्र के बारे में। तो केंद्र में जो था तो वो सुल्तान सबसे ऊपर था। जो पहले का शासन चल रहा था तो उसमें सुल्तान ही सबसे ऊपर होता था, सुल्तान या फिर जो बादशाह है सबसे ऊपर था। तो यहाँ पे इनको बादशाह बोला जाता था। तो बादशाह सबसे ऊपर होता था। उसके पास जो जुडिशियल शक्ति है, देखेंगे न्यायिक शक्ति उसी के पास है। जो एग्जीक्यूटिव पावर है, जो लॉ को इम्प्लीमेंट करना है वही करेगा। और जो लेजिस्लेचर पावर है, जो विधायिका का पावर आप देखेंगे तो वो भी आपको किस में देखने को मिलेगा, सुल्तान में ही मिलेगा। और प्रमुख सेनापति जो आप देखते हैं वो भी वहाँ पे बादशाह और सुल्तान ही होते थे। तो ये होता था, मतलब बिल्कुल सेंट्रलाइज सिस्टम था, केंद्रीकृत व्यवस्था थी इन लोगों की। तो ये था। और पहले आप देखेंगे दिल्ली सल्तनत जो चल रहा था तो वहाँ पे क्या करना पड़ता था, उनको खलीफा से बार बार वहाँ पे मान्यता लेनी पड़ रही थी कि हम यहाँ पे शासन कर रहे थे। तो मतलब ये एक माना जाता था जो खलीफा है, खलीफा के अंडर में पूरा मुस्लिम शासन है और तुम यहाँ पे राज्य कर रहे हो। तो खलीफा का एक स्टेट, मतलब जो वहाँ पे एम्पायर चल रहा है, पहले देखेंगे रशीदुल उम्मयद, अब्बासिद, ऑटोमन्स, तो वो लोग, मतलब ये जो खलीफा का शासन रहता है वहाँ पे, जो खलीफत रहता है उन लोगों के पास रहता है। धीरे धीरे शिफ्ट होता है वहाँ पे। तो जो भी खलीफा के पद पे रहता है तो उसको मेन माना जाता है और वहाँ से तुम्हें बार बार मान्यता लेनी पड़ती है। तो ये मैंने आपको दिल्ली सल्तनत में भी बताया था। तो वहाँ पे वो लोग जब भी सुल्तान बनते थे दिल्ली सल्तनत के राजा, तो वहाँ पे खलीफा से मान्यता लेनी पड़ती थी कि मैं मुस्लिम एम्पायर का ही वहाँ पे शासन कर रहा हूँ। तो खलीफत से लिख के आता था कि हाँ तुम इस इलाकों के राजा हो तो तुम यहाँ पे शासन कर सकते हो। ये चीज़ें चलती थी वहाँ पे। लेकिन देखेंगे मुगलों के टाइम में कोई भी खलीफा से मान्यता नहीं लेगा। ये लोग अपने आप को खुद बादशाह बोलते थे और बोलते थे मतलब कि खलीफा से मान्यता की कोई ज़रूरत नहीं है। और खलीफा का ज़्यादा प्रभाव यहाँ पे नहीं था। और खलीफत का ज़्यादा प्रभाव नहीं देखने के कारण ही देखेंगे जो ये मुगल सल्तनत है इतना दिनों तक चल पाता है और ज़्यादा तक शासकों की मृत्यु नहीं होती है वहाँ पे। और दूसरी बात ये है कि राजपूत पॉलिसी जो अपनाता है अकबर, तो वो खलीफा से ना मान्यता लेने के कारण ही अपना पाता है, नहीं तो वो भी अपनाना बहुत मुश्किल था। क्योंकि खलीफा से जब भी मान्यता मिलती थी तो वहाँ पे उलेमा जो थे वो लोग आते थे यहाँ पे देखने कि जो कुरान है, जो शरीयत है, उसके अनुसार जो है वहाँ का शासन चल रहा है कि नहीं। तो ये चीज़ें इसमें होती थी। तो ये लोग खलीफा से मान्यता लेना यहाँ पे छोड़ देते हैं, ये आप समझ लिए। और जो सेंट्रलाइज सिस्टम था, पूरा पावर जो बादशाह होता था उसके अंडर में था। तो अब हम देख लेते हैं यहाँ पे क्या क्या लिखा है। तो पहला देखेंगे जो सम्राट होता था ये समस्त शक्ति होती थी उसी में निहित होती थी, जो मैंने बताया। एक्चुअल पावर जो है टोटल वो उसी में है। मंत्रालय भी बहुत सारे हैं, जैसे आज आप देखेंगे बहुत सारे मंत्रालय है। डिफेंस मिनिस्ट्री अलग है, फाइनेंस मिनिस्ट्री अलग है, वहाँ पे कॉर्पोरेट मिनिस्ट्री, एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री, बहुत सारा मिनिस्ट्री, सभी मिनिस्ट्री अलग तो है। लेकिन एक्चुअल पावर किसके पास है? पीएम के पास। तुम अपने अपने इलाकों में काम तो कर सकते हो, लेकिन काम कर सकते हो ऐसा नहीं है कि बिना पीएम से पूछे कर सकते हो। जो अगर तुम बहुत बड़ा फैसला लेना है तो वहाँ पे पीएम से तुम्हें पूछना होगा। वही चीज़ें चलती थी यहाँ भी, देखेंगे कि बादशाह से पूछनी पड़ेगी अगर बड़ा काम यहाँ पे तुम कर रहे हो। तो ये होता था। और मुगल शासक जो था ये सैन्य शक्ति पर आधारित एक केंद्रीकरण व्यवस्था थी। तो सैन्य शक्ति पर आधारित, क्योंकि अब जो स्टेट जुड़े हैं तुमसे, तो मैंने बार बार देखा है, हमने साम्राज्य विस्तार के बारे में पढ़ा है, चाहे जब बाबर आया हो, चाहे उसके बाद हुमायूं आया हो, चाहे शेरशाह सूरी, देखेंगे कि वो तो बीच में इन लोगों के वंश का नहीं रहता है, वो अफगानी शासक रहता है, वो आया हो, चाहे देखेंगे उसके बाद अकबर आता हो, उसके बाद देखेंगे जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, तो सब किससे कंट्रोल करते थे वहाँ पे स्टेट को या फिर जो इलाका को किससे जीतते थे? तो वो सैनिक के बल पे जीतते थे। ऐसा नहीं है कि वो अपने मन से आके जुड़ते थे इसमें। तो सैनिक पे आधारित केंद्रीकरण व्यवस्था थी। अगर सैनिक जब भी कमजोर होगी तो वहाँ पे शासन जो है डिसेंट्रलाइज होगा। और जितने भी स्टेट हैं वहाँ पे, अगर आपका मतलब सेंटर जब भी कमजोर होगा तो वहाँ पे अपने अपने इंडिपेंडेंट की घोषणा कर देंगे। ये आप शुरू से ही देखते आ रहे हैं ये चीज़ें। तो बिल्कुल मतलब सैन्य शक्ति पे केंद्रीकरण व्यवस्था थी। और मुगलों ने ऐसी साम्राज्य की स्थापना की जिस पर देखेंगे खलीफा जैसी कोई विदेशी सत्ता का यहाँ पे अंकुश नहीं था। तो यहाँ पे जो था, अब खलीफा से कोई मान्यता जो मैंने बताया यहाँ पे लेने की जरूरत इनको नहीं थी। और ना ये खलीफा के अंडर में थे और ना ये मतलब खलीफा का कहना माने या ना माने, ये बिल्कुल इनके मर्जी। तो इसका ये भी कारण माना जाता है, जो राजपूत पॉलिसी वो तो अपनाता ही, और वहाँ पे इनकी सैनिक जो स्ट्रेंथ है ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। जो सैनिक स्ट्रेंथ रहती है और सैनिक स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी और काबुल कंधार भी ये लोग क्या करते हैं अपने कब्जे में ले लेते हैं। जहाँ से खलीफा के मान लीजिए जो वहाँ से अगर आक्रमण भी होता है तो क्या कर सकते हैं ये लोग, लड़ सकते हैं वहाँ पे। तो फिर ये इस वजह से भी यहाँ पे देखेंगे कि खलीफा से मान्यता लेना छोड़ देते हैं। उसके बाद देखेंगे मुगल साम्राज्य मतलब वर्ल्ड का सबसे बड़ा साम्राज्य बनेगा। लगभग देखेंगे 25% जीडीपी यहीं से उत्पादन हो रहा है। सैनिक स्ट्रेंथ में जो आज अमेरिका का आप रुतबा देख रहे हैं वो मुगलों का था। तो फिर इन्हें खलीफा से क्यों मान्यता लेनी? तो ये चीज़ें थी वहाँ पर। मैंने पहले भी ये चीज़ें बताया है और अभी भी बता रहा हूँ ताकि आप लोगों का बार बार रिविज़न हो सके।
और अब नहीं है कि मतलब अब ऐसा नहीं है कि सुल्तान पूरी तरह से सब काम कर ले, सभी काम सुल्तान तो अकेले नहीं कर सकता है। तो इसके लिए क्या थी, मंत्री परिषद की व्यवस्था थी। जैसा कि आज आप देखेंगे कि मंत्री परिषद की व्यवस्था है, वैसे ही मंत्री परिषद थी। सम्राट को सलाह देने वाले जो ग्रुप होते थे उनको मंत्री परिषद बोलते थे, और ये सभी अलग अलग क्षेत्र में अपना काम करते थे, लेकिन सम्राट को सलाह भी देते थे। जैसे आप कैबिनेट देखेंगे वैसे ही सेम व्यवस्था थी। तो जो व्यवस्था पहले चली थी वैसे ही व्यवस्था अभी रहती है। लेकिन आज क्या है, डेमोक्रेसी है, आप डायरेक्ट जो आपके प्रतिनिधि हैं उनको चुन सकते हैं, लेकिन पहले उसी के वंश का चला आता था। तो ये चीज़ें होती थी। आज भी कुछ खासा चेंज नहीं हुआ है, आप भी देखेंगे तो आज भी कोई खासा चेंज, जैसे कि मतलब उसी के वंश के मतलब एक ही फैमिली के लोग हैं तो वो सत्ता पे स्थापित है, वही कंटिन्यू चलते आ रहा है, तो वो आज भी आपको देखने को मिलेगा। तो ये होता था। लेकिन इलेक्शन होते हैं, अभी भी ऐसा नहीं है। तो इलेक्शन होते थे। तो सबसे पहले देखेंगे हम इसमें 4 जो मंत्री थे शुरू में, ये सबसे इम्पोर्टेंट थे। और जिसमें देखेंगे प्रधानमंत्री था, मीर बख्शी था, वहाँ पे सदरुल सुदूर था, काजीउल, मतलब टोटल हमें तो देख लेना है मतलब कितने मंत्रालय थे, ये इंपॉर्टेंट है। लेकिन 4 मंत्री देखेंगे उसमें बहुत इंपॉर्टेंट थे। जिसमें था प्रधानमंत्री, इसको वजीर बोला जाता था, और वजीर को ही वकील भी बोला जाता था। ये भी आप लोग ध्यान में रखिएगा, जो प्रधानमंत्री होता था मुगल सम्राट में। और वजीर ये बहुत पहले से पद था, और ये सुल्तान के बाद और चाहे जो बादशाह था उसके बाद आता था। जब भी बादशाह नहीं है, मतलब अगर कहीं गया है तो इसी के नाम पे सभी काम होते थे। और ये सम्राट का प्रतिनिधि के रूप में जाना जाता था। राज्य की आय व्यय, कर वसूलना, लगान वसूलना, जितना भी चीज़ें थी इसी के अंडर में थी। राज्य में जो भर्तियां होती थी, मान लीजिए आज जो IAS IPS आप देख रहे हैं, चाहे उस टाइम में मनसबदारी व्यवस्था थी, दिल्ली सल्तनत में इक्तदारी व्यवस्था थी, तो इन लोगों की भर्ती फिर करने का काम, जिम्मेवारी इसी का होता था। लेकिन अब समझिए ये किसके सलाह से करेगा, वहाँ पे जो PM होगा। और PM कौन है वहाँ पे देखेंगे, जो बादशाह है। तो ये होता था। लेकिन अब बादशाह से बार बार थोड़ी कुछ पूछने जाइएगा, तो ये अपने एरिया में सभी काम करता था। तो आय व्यय यही वसूलता था, जितना भी काम होता था टोटली काम समझिए इसी के अंडर में था। अब जैसे बादशाह नहीं है तो सभी काम करेगा, लेकिन इसको बादशाह से कुछ पूछने की ज़्यादातर ज़रूरत होती नहीं थी। और बाद में ये वजीर पद तो देखेंगे उत्तरवर्ती मुगल में, मैंने बताया था, इतना मजबूत हो गया था कि वहाँ पे जो बादशाह था उसकी कोई नहीं सुनता था, लेकिन ये लोग पावर में आ गए थे ज़्यादातर। और सैनिक मामले में भी समझिएगा इसको असीमित अधिकार थे। सैनिक मामले में भी ये जानता था क्या करना है क्या नहीं, ये सब चीज़ें भी यही डिसाइड करता था यहाँ पे। लेकिन जो सबसे ऊपर होता था ये बादशाह होता था, वो जो चाहेगा वही होगा। ये काम तो कर रहे हैं ठीक है, लेकिन वो कभी भी उसमें इंटरफेयर कर सकता है कि ये काम नहीं करना। और फिर अगला जो आप देखेंगे मीर बख्शी होता था। तो मीर बख्शी कौन है, ये सैन्य मंत्रालय का प्रमुख है। जैसे आज राजनाथ सिंह को आप देखेंगे ये डिफेंस मिनिस्ट्री के नेता है सबसे प्रमुख, तो वैसे ही ये मीर बख्शी होता था। ये सैन्य विभाग का प्रमुख होता था, लेकिन सैन्य का प्रधान सेनापति नहीं था ये। और ये क्या करता था, यहाँ पे देखेंगे मनसबदारों से संबंधित सभी व्यवस्था यही करता था। मीर बख्शी की सहयोग और नियंत्रण रखता था। तो मनसबदार की मतलब जितनी भी व्यवस्था है, उनको कितना इक्विपमेंट चाहिए, मनसबदार होते थे, कितना वहाँ पे मतलब उनको तोप के गोले, चाहे तोप, घोड़े, ये सब चाहिए, ये सब की व्यवस्था यही करता था वहाँ पे। और इसकी सहायता के लिए भी बहुत इसमें लोग होते थे, और मीर बख्शी सबसे प्रमुख होता था यहाँ पे। और जितना भी हुलिया रखना है, मनसबदार मतलब सेना होते थे, हुलिया यही रखता था, भर्ती भी यही करेगा, जितना भी समझिए रिसर्च होगा सैनिक में वही करेगा, हथियार कहाँ से कितना आएगा यही इसकी व्यवस्था करेगा। शाही महल जो होती थी उसका भी सुरक्षा इसी को करना होता था, जो शाही महल होती थी। क्योंकि जो आज देखेंगे जो PM की सुरक्षा भी देखेंगे कि मतलब समझिए थोड़ा सैन्य मंत्रालय से तो जुड़ा ही है, तो ये सब की व्यवस्था वहाँ पे जो बादशाह है इसकी सुरक्षा की व्यवस्था भी यही करता था। और फिर अगला मंत्रालय कौन सा आप देखेंगे, सदर रहता है। ये धार्मिक कार्य को देखभाल करता था, शिक्षा व्यवस्था भी तथा धार्मिक व्यक्तियों को जो अनुदान एवं जागीरें प्रदान करना है इसी का काम होता था। तो अब क्या मतलब कि शिक्षा व्यवस्था कैसी है, जो इस्लामी कानून है उसका फॉलो हो पा रहा है कि नहीं, ये सब पहले से ही था आप देख रहे हैं, तो ये भी इसको देखना होता था। और धार्मिक मामलों में बादशाह को सलाह भी देता था। जैसे धार्मिक कोई मामला पड़ गया, जैसे हिंदू है, तो उसमें आपको मतलब अब बादशाह सभी चीज़ें थोड़ी ही जानता है वहाँ पे, तो बादशाह को सलाह कौन देगा, यही देगा। सदर सुदूर का जो मंत्रालय है यही सलाह देगा कि आपको इस मैटर पे कौन सा फैसला लेना चाहिए या फिर क्या करना चाहिए, ये यही बताता है। और अगला जो देखेंगे काजी उल कजा रहता है, और काजी उल कजात भी इसको कहीं कहीं बोला गया है। यह विभाग जो था ये न्याय का समझिए प्रमुख विभाग था। यहीं से न्याय देखा जाता था, न्याय कैसे देना है किसको, ये सब यहीं से डिसाइड होता था। और इसमें क्या होता था देखेंगे कि राज्य के सभी काजी इसके अधीन होते थे, और दीवानी और फौजदारी न्यायालय
का यह प्रधान होता था। तो जो दीवानी है, जो मैंने पहले भी बताया है, दीवानी मतलब कि जो लैंड वगैरह, शादी विवाह, इन सब से रिलेटेड मामला जो होता है उसको दीवानी बोलते हैं। और फौजदारी मतलब क्रिमिनल लॉ होता है, और ये सिविल लॉ होता है। और क्रिमिनल लॉ में मतलब मारपीट, किसी को मार दिए, हत्या कर दिए, ये क्रिमिनल लॉ में आता है। तो दोनों का प्रधान यहीं से होता था। यहीं से देखेंगे कि जो नियुक्तियाँ होती थी प्रांत में चाहे जिलों में, देखेंगे काजियों की नियुक्ति होती थी, मुक्ति भी होते थे जो कि इनकी सहायता करते थे काजियों की न्याय देने में। तो इनकी नियुक्ति भी यही कराता था यहाँ पे। ये पूरा तरह से एक मंत्रालय है जिसके अधीन मतलब क्या है, पूरी तरह से आपको देखना है कि कैसी न्यायिक व्यवस्था रहेगी और कितने अधिकारी आपको चाहिए, उसकी भी नियुक्ति आप कर सकते हैं खुद। जैसे सुप्रीम कोर्ट अपने मतलब अधिकारियों की नियुक्ति वहाँ पे करता है फैसला देने के लिए, ये सब चीज ये खुद ही देखता था। और फिर खाने समा रहता है, ये सम्राट के परिवार निवास जो रहते हैं इनकी देखभाल, निवास में जितने भी अब समझिए निवास कर रहे हैं लोग महल में, उनकी भोजन की व्यवस्था एवं निगरानी, ये सब यही करता था। खाने समा ये एक मंत्रालय था जो कि सम्राट के परिवार से रिलेटेड था। और महल में क्या बनेंगे क्या नहीं बनेंगे, और महल में समझिए एक दो लोग ऐसे आप देखेंगे, एक परिवार थोड़ी, वहाँ पे 2-2 हजार हजार लोगों का खाना रोज बनता था। तो इसकी अलग व्यवस्था फिर करनी पड़ी और किया लोग ये लोग। और फिर इसकी ये चीज़ें थी जो मतलब हमेशा खाने का व्यवस्था देखना होता था इसको, शाही जो महल होता था। और फिर क्या होता है अगला आप देखेंगे, जो मुहतसिब रहता है, ये जन आचरण निरीक्षण विभाग रहता है। मुहतसिब को यही काम होता था कि जो शरीयत है उसके तहत का मतलब जो लॉ, शरीयत, कुरान, इसके तहत जो शासन है वो चल रहा है कि नहीं, ये इसको देखने का काम होता था। शराब तो नहीं पिया जा रहा है, भांग जुआ ये सब तो नहीं खेल रहे हैं मतलब जो लोग हैं, मंदिरों को तुड़वाना, इन सब के अधीन में होता था जो मुहतसिब होता था। और ये पद की स्थापना ऐसा बोला जाता है कि औरंगजेब करता है, लेकिन ये पद पहले से ही चलता आ रहा था, ये आपको समझना पड़ेगा, ये आप लोग याद रखिएगा इसमें। तो ये जन आचरण जो था इसकी निरीक्षण के लिए किया जाता है। अब मंत्रालय अलग होगा, लेकिन ये फिर बोला जाता है कि औरंगजेब की जो धार्मिक नीति थी तो इस वजह से ये पद बनाता है यहाँ पे, ताकि जो जनता है उसको देखा जाए, जनता शराब तो नहीं पी रही, क्योंकि देखेंगे कुरान और में मतलब ये शराब पीना मुस्लिमों को यहाँ पे वर्जित किया गया है, लेकिन देखेंगे भर भर के यहाँ पे जो बादशाह थे वही शराब पीते हैं, वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। तो ये सब चीज़ें थी, तो ये मुहतसिब था। और फिर अगला कौन सा विभाग था देखेंगे, डाक विभाग था। सूबे के जो सूबेदार होते थे तथा जो उच्च कर्मचारी से पत्र व्यवहार कैसे करना है, कार्यभार जो था ये दरोगा ये डाक चौकी पे होता था। तो ये मतलब एक कार्यालय था जहाँ से मतलब पत्रों का व्यवहार हो सके, क्योंकि जो ये पूरा तरह से मुगल साम्राज्य था तो ये स्टेट में भी तो बटा था, जो आप देखेंगे प्रांत जिसको बोलेंगे, तो वो मैं स्ट्रक्चर आपको बताऊंगा, आप उसकी चिंता ना करें। तो ये होता था जो कि डाक विभाग पत्र जो होता था उसको मतलब कैसे, अब सुल्तान कोई मान लीजिए लॉ बनाता है तो उसका नोटिफिकेशन सभी प्रांत में भी तो पहुंचना चाहिए कि क्या क्या लॉ में है चीज़ें, उसको इम्प्लीमेंट करना है, तो वो सूबेदार के पास पहुंचता था। तो अब सूबेदार के पास कैसे पहुंचेगा, ये डाक विभाग ही उसको पहुंचवाने का काम करता था। और एक दीवान भी होता था, समझिए दीवान कौन होता था, ये वित्त और राजस्व का सर्वोच्च अधिकारी माना जाता है इसको। वजीर भी ये काम करता था, लेकिन समझिए ये होता था जो दीवान ये करता था, वजीर के एकाधिकार को समाप्त करने के लिए देखेंगे ये बनाया गया था। तो वजीर जो पद था ये देखेंगे बहुत मतलब पावरफुल हो गया था, क्योंकि इसके पास वित्त से सभी फाइनेंस से रिलेटेड जितने भी पावर है इसी के पास है, सैनिक पावर इसी के पास है, मतलब टोटल समझिए कि ये बादशाह जैसा ही हो गया था। तो इसके पावर को कंट्रोल करने के लिए क्या किया गया कि एक दीवान का पद बनाया गया। और फिर दीवान के पद बनाया गया तो इससे जो रेवेन्यू से रिलेटेड जितने भी मैटर हैं क्या किया गया कि वजीर से लेके दीवान को दे दिया गया। और सबसे अधिक समय तक देखेंगे इस दीवान के पद पे कौन सा रहता है, असद खां रहता है 31 साल तक। और फिर इसकी सहायता के लिए भी देखेंगे बहुत सारा मंत्रालय वहाँ पे मतलब सब मंत्रालय बना दिया जाता है। दीवाने खालिसा बना दिया जाता है, शाही भूमि की देखभाल करता है, मतलब अब वित्त फाइनेंस से ही तो रिलेटेड है जो भूमि सब है, तो उसकी भी देखभाल करने के लिए बना दिया जाता है दीवाने खालिसा। और दीवाने तन भी बनाया जाता है, वेतन जागीर ये सब कैसे देनी है। अब जो रेवेन्यू से रिलेटेड जितने भी अधिकारी होंगे तो उनको वेतन भी तो मतलब सैलरी भी तो मिलना चाहिए। अब सैलरी में तुम या तो फिर वहाँ पे देखेंगे कि पे की जाएगी या फिर वहाँ पे जागीर जमीन दे दी जाएगी। इन सब का देखभाल कौन करता था, तो दीवाने तन नाम का जो मंत्रालय इसके अंडर में था ये करता था। और मुहतसिब जो था ये आय व्यय का निरीक्षक भी कहीं कहीं देखेंगे काम करते हुए। तो ये मुहतसिब है। और एक मुस्तौफी होता था, मुस्तौफी क्या करता था, आय व्यय का निरीक्षक करता था, जैसे CAG आज करता है तो वैसे आप समझ सकते हैं ये मुस्तौफी होता था और ये मुहतसिब है। तो ये दोनों अलग अलग है। तो अब हम देख लेते हैं जैसे आज हमारा मान लीजिए देश है तो देश देखेंगे कि स्टेट में बटा है, स्टेट फिर देखेंगे कि मंडल में बटा है, मंडल फिर देखेंगे पंचायत में बटा है, और पंचायत फिर
गांव में बटा है और गांव फिर वार्ड में बटा है। तो ये देख रहे हैं कैटेगरी है। और वहाँ पे फिर अधिकारी भी हैं, तो आपको अधिकारी देखेंगे स्टेट में कौन राज करता है, वहाँ पे सीएम करते हैं। और राज्यपाल मतलब भी होता है, तो जो कि सेंटर नियुक्त करता है और ताकि देखभाल कर सके, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार जो स्टेट का शासन है वो चल रहा है कि नहीं। और फिर देखेंगे डिस्ट्रिक्ट में सबसे प्रधान जो सबसे प्रमुख अधिकारी कौन सा होता है, आप देखेंगे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होता है। चाहे आप मंडल में जाइए तो वहाँ पे बहुत सारे ऑफिसर होते हैं, लेकिन प्रमुख आप एसडीएम को देख सकते हैं, वहाँ पे एसडीएम रहता है। तो मंडल लेवल पे ये लोग काम करते हैं। और डिस्ट्रिक्ट में भी मतलब एक डिस्ट्रिक्ट में बहुत सारे ऑफिसर होते हैं जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होते हैं, तो ये होता है। और फिर वहाँ पे पॉलिटिकल लोग होते हैं और दो तरह के लोग होते हैं। एक तो देखेंगे पॉलिटिकल लोग होते हैं जो कि नेता होते हैं, और एक अधिकारी लोग होते हैं। तो एमपी एमएलए देखेंगे डिस्ट्रिक्ट में काम करते हैं, और आईएएस अधिकारी भी काम करते हैं, आपको देखने को मिलेगा जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होते हैं। तो ये मतलब बिल्कुल बांटा गया अधिकारी कौन से काम करेंगे कहाँ पे। तो वही हमें देखना है इसमें कि कौन सा अधिकारी प्रांत लेवल पे था, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कौन सा अधिकारी था, और उस टाइम डिस्ट्रिक्ट को क्या बोला जाता था, प्रांत को क्या बोला जाता था, और जो मंडल आप देखेंगे उसको क्या बोला जाता था। तो ये सब हमें इसमें देखना है टोटल क्या होता था। तो एक मैं चार्ट बनाऊंगा इधर ताकि आपको सभी चीज़ें पता चल सके। तो ये जो मुगल देखेंगे साम्राज्य था, तो ये सूबों में बटा था। तो सूबा जो स्टेट होता था उसको सूबा उस टाइम बोलते हैं। जैसे आज देखेंगे बिहार है, यूपी है, एमपी है, महाराष्ट्र है, वैसे उस टाइम सूबा बोला जाता था जो स्टेट होता था। और सूबा को फर्दर देखेंगे सरकार में बांटा गया था, और सरकार को मतलब उस टाइम जिला बोला जाता था। सरकार में बांटा गया था मतलब ये जिला था, डिस्ट्रिक्ट था, इसको सरकार बोला जाता था उस टाइम। और फर्दर जो सरकार था, तो ये सरकार को देखेंगे बांटा गया था यहाँ पे परगनों में, उसको तहसील भी बोला जाता है, महलों भी कहीं कहीं बोला गया है, तथा परगना यहाँ पे लिखा भी है। और परगना को फिर कहाँ बांटा गया है, गाँव में। तो ये मतलब डिवीजन था। यहाँ पे मैं एक इधर बना के आपको दिखाते। तो पहले क्या होता था, यहाँ पे सेंटर होता था, आप देख सकते हैं सेंटर, और फिर ये होता था स्टेट, स्टेट होता था यहाँ पे। और फिर इसके नीचे आप देखेंगे जो डिस्ट्रिक्ट होता था, डिस्ट्रिक्ट, और फिर नीचे आप देखेंगे ये परगना होता था, तहसील बोलते थे इसको, तो तहसील। और फिर नीचे देखेंगे ये गांव होता था, विलेज। तो ये मतलब क्लासिफिकेशन था इसका। और दूसरा देखेंगे अब यहाँ पे दो अधिकारी आएंगे, आपको देखना पड़ेगा। एक तो अधिकारी आएंगे जो रेवेन्यू कलेक्ट करेंगे, और दूसरा जो कि प्रशासन देखेंगे, ये आपको देखना पड़ेगा। रेवेन्यू मतलब जो टैक्स वसूलेंगे, और दूसरा जो होगा ये प्रशासन देखेगा पूरी तरह से। तो केंद्र ऊपर सबसे ऊपर कौन होता था, बादशाह होता था। और स्टेट में सबसे प्रमुख जो अधिकारी होता था जो प्रशासन देखता था, उसको सूबेदार बोलते थे। तो ये आप लोग याद रखिएगा, उसको सूबेदार बोला जाता था। और फिर जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे है प्रमुख अधिकारी जो कि मतलब प्रशासन देखेगा, जैसे पुलिसिंग का काम होता है वो देखेगा, तो यहाँ पे होता था फौजदार। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे सबसे प्रमुख अधिकारी, ये आप याद रखिएगा। और फिर अब आइए मंडल लेवल पे, मंडल लेवल पे होता था सिक्केदार, सिकदार बोलते हैं उसको, ये होता था। तो ये आप लोग याद रखिएगा। और ये जो सिकदार होता था, तो ये दीवानी और फौजदारी यहाँ पे दोनों चीजें देखता था आपको मिलने को। तो क्रिमिनल और सिविल दोनों लॉ यही देखता था। जो सिकदार होता था ये मंडल लेवल पर होता था। और गांव लेवल पे आप देखेंगे कि खुद, चौधरी, मुकद्दम, ये लोग होते थे, समझिए आज जैसे मुखिया होते हैं, इस टाइप के थे। वहाँ पे एक एक गाँव का प्रधान इनको बनाया गया था, वो लोग देखते थे। और फिर अब हमें देखना है, ये तो हो गया आपका पुलिसिंग से संबंधित, समझिए मतलब जो प्रशासन से संबंधित है। लेकिन अब रेवेन्यू से भी संबंधित तो काम देखना पड़ेगा। तो रेवेन्यू से रिलेटेड कौन था यहाँ पे, सबसे ऊपर था दीवान, चाहे वजीर आप मान सकते हैं, दीवान या फिर वजीर आप मानिए, जो मैंने बताया आपको पहले, ये था सबसे ऊपर, रेवेन्यू से रिलेटेड ये काम देखता था। और फिर दूसरा जो स्टेट है, जिसमें कि प्रमुख जो प्रशासनिक अधिकारी है वो सूबेदार है, लेकिन जो रेवेन्यू से रिलेटेड काम देखना है तो वो देखेंगे सूबे का दीवान देखता था। तो सूबे का दीवान उसको बोला जाता था, वो देखता था वहाँ पे। और फिर यहाँ पे कौन अधिकारी आएगा डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, तो प्रशासनिक अधिकारी तो फौजदार है यहाँ पे। और दूसरा जो रेवेन्यू से रिलेटेड है तो उसको आमलू गुजार बोला जाता था। ये आप लोग ध्यान रखिएगा कि आमलू गुजार उसको बोला जाता था। और फिर जो मंडल लेवल पे है, तो मंडल लेवल पे प्रशासनिक अधिकारी तो सिक्केदार है, लेकिन जो रेवेन्यू से रिलेटेड काम यहाँ पे देखेगा वो अमीन देखता था। तो अमीन के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया है और आप नाम सुने भी होंगे। और गांव लेवल पे तो मैंने बता ही दिया, खुद, मुकद्दम, चौधरी, ये लोग देखते थे शासन। तो ये था यहाँ पे रेवेन्यू रिलेटेड। और फिर जो न्यायिक कार्य देखना होता था, तो सबसे सेंटर ऊपर लेवल पे देखेंगे कि मुख्य काजी होता था। मुख्य काजी जिसको आप CJI बोल सकते हैं, CJI जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होता है, ये प्रमुख होता था सेंटर लेवल पे। ये पूरी तरह से इसके अंडर में ही न्याय विभाग देखा जाता था। और स्टेट लेवल पे देखेंगे
काजी होता था जो कि राज्य द्वारा नियुक्त किया जाता था। तो ये स्ट्रक्चर है, थोड़ा सा आप देख लिए। पहले तो जो सेंटर है जो कि पूरा साम्राज्य है, सेंटर बटा है सूबों में जिसको आज आप स्टेट बोलते हैं, सूबा बटा है सरकार में जिसको आज आप डिस्ट्रिक्ट बोलते हैं, डिस्ट्रिक्ट बटा है परगने में, परगना को तहसील भी बोला जाता है जो कि आज मंडल है, और मंडल बटा है फिर गाँव में देखेंगे। तो ये डिवीजन था, और इसमें जो प्रमुख अधिकारी होंगे तो बादशाह होगा सबसे ऊपर देखेंगे, और बादशाह के बाद मतलब जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो सूबेदार होगा जो स्टेट में देखेगा, जैसे आज सीएम होते हैं, और डिस्ट्रिक्ट में फौजदार होता था जैसे अब आज आईएएस आईपीएस को देखेंगे, ये फौजदार डिस्ट्रिक्ट में होगा। और फिर जो परगना होता था जो मंडल आप देखेंगे तो उसमें सिकदार होता था जो प्रशासनिक अधिकारी होता था, और रेवेन्यू काम भी उस टाइम अलग था। तो रेवेन्यू में देखेंगे या तो यहाँ पे सबसे ऊपर पे दीवान है या वजीर है जो रेवेन्यू से रिलेटेड काम देखेगा, और दूसरा सूबे में कौन है स्टेट में रेवेन्यू से काम देखने वाला, सूबे का दीवान उसको बोला जाता था। और फिर डिस्ट्रिक्ट में कौन है तो वो है आमले गुजार जो कि डिस्ट्रिक्ट में काम देखेगा आपका रेवेन्यू से रिलेटेड। और फिर यहाँ पे है जो परगना है तहसील, यहाँ पे अमीन है जो कि आपका रेवेन्यू से रिलेटेड काम देखेगा मंडल में। और फिर न्यायिक विभाग के लिए मैंने बता दिया सबसे मुख्य ऊपर होगा, उसका नाम था मुख्य काजी जो आप सीजीआई आज जोड़ सकते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से। और दूसरा होगा इसमें काजी जो कि राजा द्वारा ही नियुक्त किया जाता है, ये स्टेट लेवल पे होता था। और फर्दर और भी अधिकारी होते थे, तो ये अब हम इसमें देखेंगे। ये बिल्कुल यहाँ पे लिखा है कि प्रांत का शासन कैसे था, फिर जिले का कैसे था, ये सब लिखा हुआ है। ये तो मैंने ये ओवरव्यू आपको बता दिया, परगने का कैसा है, पंचायत का कैसा है, ये सभी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई। तो अब हम देख लेते हैं प्रांत का प्रशासन। तो प्रांत मतलब मैं बता दूं प्रांत ज़्यादा डेवलप नहीं थे। यहाँ पे देखेंगे कि मुगलों में शेरशाह सूरी टाइम भी प्रांत नहीं थे, शेरशाह सूरी के टाइम भी देखेंगे कि ज़्यादातर मतलब सरकार उस टाइम देखेंगे जिला बोला जाता था सरकार को, वो सिस्टम ज़्यादा डेवलप थी, लेकिन प्रांत नहीं। लेकिन मुगलों में हुआ प्रांत, लेकिन उतनी अच्छे से नहीं हुआ जितना कि आप जिलों का देखेंगे। तो वही हमें देखना है कि आखिर में जो उसमें क्या सिस्टम था। तो अकबर के टाइम तक आप देखेंगे 12 प्रांत थे, लगभग 12 प्रांत थे। और बाद में देखेंगे कि जब खानदेश और अहमदनगर को जब मिला लिया जाता है तब 15 हो जाते हैं। और शाहजहाँ के काल तक आप देखेंगे कि जो कश्मीर को जो ठट्टा रहता है, उड़ीसा रहता है, तो इसको 3 को मिलाया जाता है तब 18 हो जाते हैं। औरंगजेब के टाइम बीजापुर और गोलकुंडा को भी मिला लिया जाता है तब 20 प्रांत हो जाते हैं वहाँ पे, ये मैं आपको बताऊंगा। और जो मैंने आपको बताया प्रांत का सबसे प्रमुख अधिकारी कौन होता था, जैसे आज आप देखते हैं कि सीएम होता है प्रांत में, फिर सीएम ही मतलब प्रमुख जो होता है वो सीएम ही होता है राज्य का। तो वैसे ही सबसे ऊपर होता था उसको सूबेदार बोलते थे, या फिर सिपह सालार भी बोलते थे, और या फिर गवर्नर भी उसको बोलते थे। और ये प्रमुख अधिकारी होता था। सैनिक और असैनिक इसको दोनों अधिकार होते थे, लेकिन सैनिक मनसबदार भी रखते थे वहाँ पे, ये मैं आपको बता दूं। लेकिन ये जो होते थे जो प्रमुख अधिकारी सूबेदार, इनको किसी भी राज्य से संधि वगैरह करने का कोई अधिकार नहीं था। जो संधि करेगा वो बादशाह ही करेगा जो कि सेंटर में बैठता है। तो ये हम देख लेते हैं प्रांतीय प्रशासन। प्रांतपति का प्रशासनिक नाम जो होता था निजाम था, परंतु उसे सूबेदार कहा जाता था। और फिर प्रांत का भी राजधानी होता था, जैसे मैं बता दूं कि आज राजधानी है तो जैसे बिहार स्टेट है तो पटना राजधानी है, वैसे ही मतलब जो स्टेट होता था उसकी भी राजधानी होती थी, और वहां से शासन चलता था जो मतलब प्रांत का प्रशासन होता था। और सूबेदार चाहे सिपह सालार चाहे गवर्नर उसको बोलते थे, जो आज आप सीएम के पद को देखते हैं वहां पे। लेकिन जो कार्य था वो अलग था, आज जो कार्य है वो अलग है। उनके पास सैनिक नहीं होता, लेकिन पुलिस तो होती है, वैसे ही व्यवस्था थी, उनके पास सैनिक थे उस टाइम। और प्रत्येक प्रांत का प्रधान एक राज्यपाल होता था, जो मैंने बताया, राज्यपाल भी उसको कहीं कहीं बोला जाता है, जो कि अकबर के काल में सिपह सालार एवं उसके पश्चात सूबेदार अथवा निजाम कहलाता था। तो निजाम भी उसको कहीं कहीं पुकारा गया है, और कहीं कहीं उसको राज्यपाल गवर्नर जो मैं बोल रहा हूँ वो भी पुकारा गया है, कहीं कहीं सिपह सालार भी उसको कहा गया है, ये आपको देखने को मिलेगा। और अकबर के शासनकाल में 15 जो थे वो सूबे थे, मतलब स्टेट थे। पहले 12 रहता है, बाद में खानदेश अहमदनगर को भी ये मिला लेता है, तो ये हो जाता है, और बरार को मिला लेता है तो ये 15 हो जाता है। और बाद में देखेंगे शाहजहां के काल में ये सूबा 18 हो जाएगा, और वही औरंगजेब के शासन के अंत तक देखेंगे सूबों की संख्या 20 हो जाती है। तो 2 ये मिलाता है, बीजापुर और गोलकुंडा को ये मिला लेता है अपने शासनकाल में। और शाहजहां फिर देखेंगे कश्मीर, ठट्टा और जो उड़ीसा रहती है इसको पूरी तरह से मिला लेता है, मतलब मुगल साम्राज्य में। तो उस टाइम 18 होते हैं और औरंगजेब के टाइम में 20 हो जाते हैं। तो ये मैंने आपको बताया है। और सूबेदार इसका मुख्य कार्य होता है प्रांतों में शांति व्यवस्था बनाए रखना, राजस्व की वसूली भी करने में ये काम करता था, और शाही फरमान का क्रियान्वयन करने के लिए। अब जैसे मान लीजिए कोई संसद है, तो संसद ही मतलब सेंटर का प्रतिनिधित्व करती है, तो वहां से जो भी लॉ पास होता है तो स्टेट का क्या काम है, स्टेट को इम्प्लीमेंट करने का काम है। वैसे ही अगर वहां पे सुल्तान कोई लॉ नोटिफाई करता है तो वजीर है उसका काम है पूरी तरह से इम्प्लीमेंट कराना, और फिर वजीर जो है ये भेजेगा सारे स्टेट में जो सूबे हैं वहां पे, और सूबा फिर क्या करेगा, उसको इम्प्लीमेंट करेगा। जो लॉ वहां से नोटिफाई होकर आया है वही काम था इनका सूबेदार का। और फिर
प्रांतीय दीवान भी होते थे जो मैंने आपको बताया, इनका काम था कर वसूलने का। तो मैंने जो ये स्ट्रक्चर आपको बताया था, यहाँ पे प्रांतीय दीवान भी आते थे, ये मैंने आपको दिखाया था। तो इनका भी काम होता था यहाँ पे टैक्स वसूलने का जो प्रांत में होता था। तो अब टैक्स भी कई प्रकार के लगते हैं जो मैंने बताया, एक स्टेट भी टैक्स लगाती है वहाँ पे और सेंटर भी टैक्स लगाती है। तो स्टेट वाला जो ये टैक्स है ये वसूलेंगे ये जो प्रांतपति दीवान। और बख्शी का क्या काम होगा, तो इसका काम होगा जो प्रांत की सेना है उसको देखभाल करना। तो प्रांत के पास भी सेना होती थी, उसका देखभाल करने का जिम्मेदारी इनकी होती थी। और मनसबदारों के पास भी सेना होती थी, लेकिन जो भी पद है, सूबेदार चाहे जो भी पद है समझिए, उसको मनसबदार से भी जोड़ा जाता है। मनसबदारी रैंक के अनुसार आपको पद मिला था, ये आपको मैं आगे बताऊंगा। और कोतवाल जो होता था सूबे की राजधानी तथा बड़े नगरों के कानून व्यवस्था की देखभाल करता था। तो अब सूबे की जो राजधानी है वो तो नगर होगी, मतलब कि एक सिटी ही होगी समझिए, तो उसकी जो देखभाल करेगा वो कोतवाल नामक अधिकारी जो करेगा, उसमें न्याय व्यवस्था देखने का काम ये करेगा। कानून संबंधी रिलेटेड जितने भी काम है तो ये कोतवाल करेगा वहाँ पे, ये मैंने आपको बता दिया। और ये जो प्रांतीय दीवान मैंने बताया था, तो ये अकबर द्वारा ये पद बनाया जाता है वहाँ पे, क्योंकि नियंत्रण करना था जो कि आय व्यय का हिसाब रखने के लिए देखेंगे, वित्त राजस्व से रिलेटेड, मतलब समझिए ये फाइनेंस से रिलेटेड था वहाँ पे स्टेट में। और फिर अगला होता है प्रांतीय रुद्र न्याय के साथ साथ प्रजा की नैतिक चरित्र एवं इस्लाम धर्म के कानून का पालन हो रहा है कि नहीं, इसकी भी व्यवस्था थी। तो वो मैंने आपको बता ही दिया कि पहले ही पद बताया था मैंने, उसकी व्यवस्था की गई थी ताकि वहाँ पे जो देखा जा सके कुरान शरीयत के अनुसार जितना भी लॉ है, मतलब वो जनता फॉलो कर रही है कि नहीं, जो इस्लाम में चीज़ें लिखी गई हैं, ये इसके लिए भी एक मंत्रालय ही था वहाँ पे। मीरे अदल नाम था वहाँ पे, नैतिक चरित्र को देखता था, इस्लाम धर्म के अनुसार सभी चीज़ें हो रही हैं कि नहीं, वो चीज़ें। तो ये आपने देख लिया स्टेट का वहाँ पे। तो स्टेट आज फिर हमारा देखेंगे डिस्ट्रिक्ट में बटा है, तो वही अब हमें जिले का प्रशासन देखना है कि जिले का प्रशासन कैसा था वहाँ पे। तो जिले का जो प्रमुख अधिकारी होता था, जैसे आज भी आप देखेंगे तो दो तरह के अधिकारी आपको देखने को मिलेंगे। एक तो इलेक्टेड होते हैं जो कि MP MLA देख लेंगे वहाँ पे, और दूसरा कौन होता है वहाँ पे देखने को मिलेगा जो कि मतलब परमानेंट ऑफिसर होते हैं, एग्जीक्यूटिव बोला जाता है, परमानेंट ऑफिसर, उनको ब्यूरोक्रेसी बोला जाता है। तो ब्यूरोक्रेसी के तहत उनको मतलब जैसे IAS IPS ये लोग अधिकारी हो गए, STM हो गए। तो मुगल साम्राज्य में जो स्टेट होता था वो जिलों में बटा था, जिसमें फौजदार, कोतवाल, आमिल और काजी प्रमुख अधिकारी होते थे। तो ये प्रमुख अधिकारी होते थे, देखेंगे जिले में, इनके बारे में हमें देखना है। तो खजानदार जो होता था जिले का प्रमुख खजांची होता था, इसका मुख्य कार्य होता था राजकीय जो खजाने की सुरक्षा प्रदान करना। अब जो टैक्स वसूल के आएगा तो फिर उसको कौन देखभाल करेगा, तो ये करेगा यहाँ पे। और जो स्टेट में मतलब प्रमुख अधिकारी था तो आमिल बोलते थे उसको, ये टैक्स का प्रमुख अधिकारी होता था, आमिल या फिर अम्ल गुजार भी बोला जाता था। ये जिले में काम करता था समझिए। और सबसे प्रमुख यहाँ पे अधिकारी कौन होगा देखेंगे, फौजदार होता था। इसका मुख्य कार्य क्या है, जैसे कि आज आइए समझ सकते हैं। तो इसका कार्य रहेगा वहाँ पे मुख्य प्रशासन को देखना, वहाँ पे कानून व्यवस्था बनाए रखना हमेशा। और उस टाइम फौजदार मतलब मुंसिफ मुंसफान बोला जाता था जब शेरशाह सूरी का काल था उस टाइम में। और बाद में इसको देखेंगे कि जो फौजदार रहता है इसका पद वंशानुगत भी बना दिया जाता है, इसको न्यायिक कार्य भी सौंप दिया जाता है। बाद में बहुत सारी चीज़ें चेंज होती है, तो वो हमें चेंज भी देखना है किसके टाइम पे कौन सी चीज़ें चेंज होती है। और आम्ल गुजार या फिर अमीन जिले के वित्त एवं राजस्व प्रधान अधिकारी होते थे। काजी ये सरकार न्याय संबंधित, तो काजी मुक्ति ये न्याय से संबंधित कार्य देखते थे। तो वो मैंने आपको बताया था, वो स्ट्रक्चर आपको याद रखना पड़ेगा एक बार। आमले गुजार या फिर आमिल जो होते थे ये जिला में वित्त से संबंधित काम देखते थे, जो मैंने अभी बता ही दिया। और प्रत्येक जिले के प्रमुख जो अधिकारी होते थे फौजदार, जो मैंने आपको बताया, सूबेदार से संपर्क बनाए हुए उसकी आज्ञा जो होती थी वो काम करना होता था। तो हायरार्की सिस्टम है। अब सिस्टम है तो मतलब समझिए वो सेंटर से कम्युनिकेट करेगा जो सूबेदार है, और जो फौजदार है ये फिर सूबेदार से कांटेक्ट करेगा, जो भी लॉ आएंगी वो इम्प्लीमेंट करने का नीचे लेवल पे काम करेगा। तो फौजदार प्रमुख अधिकारी होता था जिले का, ये आपको समझना चाहिए। और इसका शांति व्यवस्था बनाए रखना प्रमुख कार्य है। तो प्रशासनिक कार्य इसका रहता है, ये मैंने आपको बता दिया। और कोतवाल भी होता है, तो कोतवाल देखेंगे न्यायिक कार्य देखता है जिला लेवल पे कोतवाल। तो ये जिले का आपने देख लिया। अब हमें देखना है परगना, जो कि आज आप मंडल बोलते हैं, उसे हमें देखना है ब्लॉक लेवल पे क्या व्यवस्था थी। वहाँ भी ब्लॉक में बटा था, फर्दर जो जिला था डिस्ट्रिक्ट को ब्लॉक लेवल पे बांटा गया था। तो वही हमें देखना है परगने का शासन कैसे था यहाँ पे। तो परगने का शासन देखेंगे कि जो सरकार था वो परगने में बटा था, जो मैंने वहाँ पे भी आपको दिखाया था। सरकार डिस्ट्रिक्ट को बोला जाता था। और परगने का प्रमुख अधिकारी होता था यहाँ पे देखेंगे सिकदार, आमिल, फौजदार, कानून गो, कारकुन, ये प्रमुख अधिकारी होते थे, जो कि देखेंगे यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। तो अब जो आमिल अधिकारी है तो आपको देखेंगे कि आगे भी देखने को मिला पहले, तो ऐसा नहीं है, उसको मतलब इस नाम से
पुकारा जाता था, जैसे परगने का आमिल, फिर डिस्ट्रिक्ट का आमिल, जो सरकार है उसका आमिल, फिर ऐसे पुकारा जाता था। मतलब जो जहाँ का आमिल होता था वहाँ के नाम से पुकारा जाता था उसको। तो समझिए मतलब सिक्केदार जो होता था ये प्रमुख अधिकारी होता था ब्लॉक लेवल पे। सिक्केदार परगने का प्रमुख अधिकारी होता था। यहाँ पे परगने की शांति व्यवस्था, राजस्व वसूली इसके प्रमुख कार्य होते थे जो मैंने बताया सिक्केदार के। और आमिल जो होता था, देखेंगे आमिल जो परगने का प्रधान अधिकारी होता था, किसानों से कर वसूलना यहाँ पे, और मतलब लगान से रिलेटेड था ये। तो समझिए एक वित्त काम होता है जो फाइनेंस से रिलेटेड होता है, और एक एडमिनिस्ट्रेटिव से रिलेटेड काम होता है जिसमें कि आपको मतलब कानून व्यवस्था देखनी होती है। तो यही अधिकारी दो देखना होता है हमें। तो इसमें आप देख रहे हैं जो आमिल है वो फाइनेंस से रिलेटेड है, और दूसरा जो है ये सिक्केदार, इसको प्रशासन देखना होता था यहाँ पे। और कानूनगो भी यहाँ पे प्रमुख अधिकारी होता था, जो कि परगने में देखेंगे पटवारियों का प्रधान होता था। पटवारी जो कि जमीन से रिलेटेड काम करते हैं वहाँ पे। और फौजदार होता था परगने का खजांची होता था फौज। और कानूनगो जो मैंने बताया पटवारियों का प्रधान होता था, यह लगान, भूमि, कृषि संबंधित कागजातों को संभालता था। तो जो पटवारी का यही काम देखेंगे, आज भी पटवारी होते हैं। तो कृषि संबंधी जितने भी कागज रहते हैं उनको संभाल के रखने का इनका काम होता है। और कारकुन जो अधिकारी होता था लिपिक का कार्य करता था, मतलब लिखने का कार्य करता था। यहाँ पे कानूनगो जो होता था, कारकुन जो अधिकारी होता था वो लिखने का, मतलब जो भी है तो उसका अब लिखित ब्यौरा भी तो रखना पड़ेगा। तो ये चीज़ें ये लगता है। अब उसके बाद हमें देखना है पंचायत, या फिर ग्राम पंचायत भी इसको बोलते हैं। फर्दर जो मंडल होता है वो बटा होता है। आज भी आप देखेंगे पंचायत बटा होता है, मतलब मंडल को पंचायत में बांटा गया है। और मतलब ये समझिए स्वायत्त संस्था थी, और यहाँ पे जो पंचायत के लोग थे वहीं पे अपना खुद से सभी चीज़ें करते थे। गांव की सुरक्षा, साफ सफाई, शिक्षा की व्यवस्था, ये मतलब पूरी तरह से छूट दी गई थी। क्योंकि मोस्टली अब देखेंगे जो जनता कौन थी वहाँ पे, हिंदू थी। तो अब हिंदू के मतलब नीचे लेवल पे अगर ज़्यादा छेड़खानी करिएगा तो वहाँ पे दिक्कत हो सकती थी। इसलिए वहाँ पे कहा गया था कि तुम अपना खुद ही कार्य करो, और जो मतलब जहाँ की जो जनता होगी वो अपना जो मुखिया टाइप का है उसको चुन के अपना शासन कर सकती है। इसलिए यहाँ पे मतलब स्वतंत्रता छोड़ी गई थी, अपना खुद से ही कर लो शासन। तो मुगल काल के दौरान देखेंगे कि पंचायतें जो थी ये गाँवों में एक लोकतंत्रात्मक पंचायत थी, मतलब पब्लिक खुद चुन सकता था, जो मैंने बताया, जिसमें परिवार के जो प्रधान होते थे उनको चुन लिया जाता था। और वही प्रधान जाके वहाँ पे मिलके एक मतलब समझिए कि मुखिया को चुनते थे, और वही लोग अपना शासन प्रशासन खुद से देखते थे। और पंचायत ही अपना जो न्यायिक व्यवस्था है वो भी अपना कर लेती थी। कैसे कानून चलेगी वहाँ पे ये लोग खुद ही कर लेते थे वहाँ पे। और ये जो पंचायत मिल के बनता था, ये गाँव में चौकीदारी, सफाई, शिक्षा, सिंचाई, दवा दारू, सड़क, चरित्र, ये सब ये अपना कार्य खुद ही कर लेते थे। इसी वजह से देखेंगे कि आज भी मतलब जो लोकतंत्र का विकेंद्रीकरण वहाँ पे किया गया है, इसीलिए डिसेंट्रलाइजेशन किया गया है वहाँ पे, ताकि जो जनता है खुद से वो अपना कर सके वहाँ पे। और फिर अब समझिए जो मतलब पूरी तरह से जो देश है, तो ऐसा नहीं है कि वहाँ पे गाँव भी होंगे तो नगर भी तो होंगे। जैसे आज आप सिटी देखते हैं वैसे ही सिटी भी होंगे। तो सिटी का भी प्रशासन अलग तरीके से चलता था वहाँ पे। और नगर का प्रशासन मतलब इसमें जो प्रमुख अधिकारी आपको देखने को मिलेगा तो ये कोतवाल होता था, जो कि नगर में पुलिसिंग का काम देखता था। मतलब प्रशासन का जितना भी काम देखता था, स्टेबिलिटी बनाए रखना, दंगा फसाद ना हो, ये सब चीजें ये कौन करता था नगर में, तो देखेंगे कोतवाल उसका नाम था। ये प्रमुख अधिकारी होता था समझिए नगर का। जैसे कि आज देखेंगे गाँव वाला इलाका भी है जहाँ का प्रशासन देखा जाता है, शहरी इलाका भी है वहाँ का भी प्रशासन देखा जाता है। तो ये शहरी इलाका का था। उस टाइम शहर तो ज़्यादा डेवलप नहीं थे, लेकिन ये था वहाँ पे। इसका काम नगर की रक्षा करना, बाजार नियंत्रण करना, लावारिस जो संपत्ति है उसकी देखभाल भी यही करता था, जनता के चरित्रों का निरीक्षण करना, शमशान की व्यवस्था करना, सामाजिक बुराइयों को दूर करना। तो जो शमशान की व्यवस्था भी करनी है तो वही करेगा, क्योंकि अब जो नगर है तो उसमें ऐसा नहीं है कि बस मुस्लिम ही रहेंगे। हिंदू तो पहले से देख रहे हैं कि मतलब सबसे ज्यादा जनता हिंदू ही है, तो हिंदू ज्यादा रहती थी। तो ये शमशान की भी व्यवस्था वहाँ पे इनका काम था करना। तो ये आपने मतलब ये देखा इनका काम क्या था। और अधिकारियों में जो होते थे तो इसमें घुड़सवार होते थे, पैदल फौज होती थी ताकि इसकी मदद कर सके। मतलब बहुत बड़ी पुलिस वाली व्यवस्था रहती थी। तो पुलिस ही मतलब ये दोनों काम करते थे वहाँ पे। देखेंगे कि सैनिक जो था वो मतलब पुलिस का भी काम कर लेता था, और जब युद्ध होगा तो वो लड़ाई में भी सेंटर की तरफ से लड़ेगा, ऐसा आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे। और राजस्व वसूली कौन करता था, तो देखेंगे इसका जो अधिकारी था तो फौरी अधिकारी नामक था। ये जिला का अधिकारी कहा जाता था, मतलब जिले का यह अधिकारी था जो कि राजस्व से संबंधित था। नगरों में कैसे राजस्व वसूली जाएगी ये देखता था, जिसको 1 करोड़ दाम वसूलने का मतलब आस किया जाता था कि हर एक नगर से तुम्हें 1 करोड़ रुपए वसूलनी है इसमें, इससे ये देखा जाता था। तो इसको करोड़ी अधिकारी भी बोल दिया जाता था, आपको सुनने को मिलेगा 1 करोड़ी, क्योंकि 1 करोड़ दाम वसूलने को इसको टारगेट दिया गया रहता है। और दूसरा अधिकारी कौन होता था, तो अमीन होता था। यह
मध्यस्थ का कार्य करता था, कानून और भूमि संबंधित जितना भी चीज़ें हैं वो सब यही देखता था। तो एक तो अमीन का काम क्या है कि मतलब भूमि से रिलेटेड जितना भी नाप जोख हो इनका सब वो दस्तावेज इकट्ठा करके रखता था वो, और मतलब मध्यस्थ की काम करता था, किसान और सेंटर के बीच में कितना ज़मीन है कितना नहीं है, ये काम नगरों में ये करता था जो अमीन होता था। तो ये आपने नगर का प्रबंधन देख लिया, मतलब नगर का क्या काम था, तो सबसे उत्तम इसमें मानी जाती है। और अन्य जो मंत्रालय थे ये भी मैं आपको बताऊंगा, यहाँ पे लिखा हुआ है। ऐसा नहीं है कि जो कुछ मंत्रालय छूटे हैं वो नहीं कराए जाएंगे, पूरी तरह से जितने भी मंत्री और मंत्रालय और जितना भी अधिकारी थे उस टाइम वो भी मैं आपको बता दूंगा। तो पहले अभी हम देखेंगे मनसबदारी व्यवस्था। मनसबदारी व्यवस्था काफ़ी इंपॉर्टेंट है इसमें। तो ये मनसबदारी जो मतलब है, तो समझिए ये मनसबदारी व्यवस्था क्या है। मतलब एक प्रशासन जो कि ब्यूरोक्रेसी आप देखेंगे तो वही उसी का रूप है। मनसबदारी के तहत ही ब्यूरोक्रेसी चलाई जाती थी जितना भी शासन था, और साथ में ये सैनिक भी रखते थे, जो कि आज देखेंगे सैनिक कमांडर अलग, मतलब सैनिक मंत्रालय है, तो ये सैनिक भी रखते थे। तो सैनिक का भी कार्य इन्हीं को होता था, प्रशासन भी ये लोग देख लेते थे। तो यही था मनसबदारी व्यवस्था। मतलब जो पहले आप देखेंगे कि पहले आप देखेंगे सामंतवादी व्यवस्था, जो कि एंशिएंट इंडिया में मैंने आपको बताया सामंतवादी व्यवस्था। सामंत होते थे वो सैनिक प्रोवाइड करते थे, मतलब जो राजा होता था। वैसे ही आप जब दिल्ली सल्तनत आता है तो इक्तादारी व्यवस्था आती है, तो उसमें चेंज यही बस किया जाता है कि इक्तेदार और जो मनसबदार हैं तो इनको जो सैलरी होता है सीधे दिया जाता है राजा द्वारा। अगर सैलरी आप देते हैं तो उसको कंट्रोल भी रख सकते हैं। तो यही व्यवस्था मतलब ये लोग चेंज करते हैं कि कंट्रोल करने के लिए सैलरी सेंटर द्वारा दी जाती थी और उस टाइम जमीन दे दी जाती थी। लेकिन मनसबदारी व्यवस्था में भी देखेंगे बाद में जागीर देना शुरू हो जाती है, मतलब ज़मीन, और बाद में वही जो ज़मीन देना शुरू करते हैं ये लोग, ये जागीरदारी क्राइसिस में चेंज हो जाती है, और मतलब ये डिक्लाइन ऑफ मुगल का एक कारण में भी देखा जाता है। तो ये व्यवस्था रहती है। तो हम मनसबदारी व्यवस्था के बारे में देख लेते हैं आखिर में ये ठीक है उस टाइम। और ये शुरू कौन करता है तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, अकबर शुरू करता है। मनसब जो है ये एक अरबी शब्द है जिसका अर्थ होता है पद। तो मतलब समझिए जितना भी अधिकारी होंगे वो अधिकारी तो मतलब रैंक में होंगे ही, लेकिन वो सब क्या कहलाएंगे, मनसबदारी पद के तहत ही होंगे, और उनको मतलब रैंक के अनुसार उसका जितना भी है जात और सवार के अनुसार बांटा जाएगा वहाँ पे। मतलब 7,000 रैंक है, 5,000 रैंक है तुम्हारा, मतलब 5,000 तुम्हारे पास सैनिक है, तो वो मनसबदारों को और मनसबदार बोला जाता था जो उस पद पे होता था। और मनसबदारी प्रथा मतलब कि ये प्रथा ही है बिल्कुल, उसके अंडर ही सभी अधिकारी आते थे। तो ये था, इसका अर्थ होता है पद। और अकबर के समय ये शुरू किया गया, और सेना को मतलब जो उस पद पे बैठता था सम्राट द्वारा ही उसकी नियुक्ति की जाती थी, उसी को मनसबदारी मतलब मनसब कहा गया। तो यही मनसबदारी प्रथा थी, अकबर द्वारा शुरू की गई। और यही इनके पास क्या होता था, सभी मुगल जो अधिकारी होते थे इसी में आते थे, और इनको सैनिक असैनिक सभी अधिकार होते थे, सैनिक अधिकार भी होते थे और प्रशासन भी ये लोग देख लेते थे वहाँ पे। और जो इस पद को प्राप्त करता था उसको मनसबदार बोला जाता था, ये मैंने आपको बताया। और मतलब मनसबदार मतलब इससे आपका किस रैंक पे है उस रैंक के आप मनसबदार कहलाएंगे, उसी अनुसार आपको वेतन दिया जाएगा। और ये जो था ये मंगोल के दशमलव प्रणाली पे भी माना जाता है, क्योंकि ये आप देखेंगे ये जो मुगल थे तो तैमूरी और मुगलों के डिसेंडेंट माने जाते हैं, मतलब दोनों का मिल के। तो 10-10 के गुने में रखते थे वो लोग, 10-10 करके आपका 100 सैनिक हो गए, और 100 सैनिक हो गए तो समझिए अब इसके ऊपर एक रहेगा मनसबदार, और फिर अब 100-100 का गुना होगा, यहाँ पे 100-100 का गुना होगा, तो फिर समझिए जो होगा उसके ऊपर एक अधिकारी होते थे। तो उसी का एक मतलब मिला जुला रूप है, इसके अंदर बोले जाते हैं मनसबदार। मतलब ये पद था, रैंक। ये मैंने आपको दिल्ली सल्तनत बताया था, उसमें भी दिखाया था। और अब हम देख लेते हैं इसमें और क्या है। उनके पद, वेतन तथा शाही दरबार में उनके स्थान का पता चलता था। मनसबदार मनसब द्वारा ही लगाया जा सकता है। अब उनका पद कैसा होगा, उनको कितना वेतन मिलेगा, उनका शाही दरबार में कैसा मतलब कि इज्जत होगा, ये मनसबदार जिस रैंक पे होता था उस अनुसार उसका मतलब समझिए कि इज्जत का भी पता चलता था। सैलरी कितना पाओगे, मतलब रैंक 1 का ऑफिसर है तो उसको ज़्यादा मतलब वैल्यू दिया जाता है, और ज़्यादातर वो सैलरी भी पाता है, ज़्यादातर समाज में उसकी इज्जत भी होती है, वही चीज़ें रहता है। तो इसमें भी रैंक बटा था, आपको पता होनी चाहिए। और जात ऐसी संख्या है जिससे मनसबदारों का रैंक निश्चित होता था, मतलब कितना व्यक्ति मतलब उसके अंडर में है ये जात से पता चलता था। और मतलब जो सवार होता था तो कितने घोड़सवार आपके पास है, मतलब कितना घोड़ा आप रखे हैं, तो वो सवार से पता चलता था। तो वो मैं आपको बताऊंगा। तो ये होता था इसमें। तो सवार किसी एक वर्ग में विभिन्न वेतन कर्मों के किसी एक निरूपण करने के लिए एक पृथक श्रेणी में रखा जाता था, जिसका निर्धारण उसकी सवार संख्या से की जाती थी। तो जात होती थी, जात मतलब समझिए उसके अंडर में व्यक्ति कितने हैं, मतलब समझिए 100 सैनिक है, और उसके अंडर में घोड़े कितने हैं तो उसको सवार बोला जाता था, मतलब इतना सवार है उसके पास, घोड़े इतने हैं, जो कि मनसबदार के पास होती थी। अब सैनिक होंगे तो उसको मतलब उस टाइम तो घोड़ा ही इंपॉर्टेंट था, तो घोड़ा कितना अंडर में है उसके ये देखा जाता था वहाँ पे।
और इसमें श्रेणी क्या थी, तो श्रेणी देखेंगे यदि जात एवं सवार की संख्या समान हो तो मतलब श्रेणी 1 का जो मनसबदार होता था तो समझिए उसका 4000 सवार होना चाहिए, 4000 जात होनी चाहिए, तो जाके वो श्रेणी 1 मतलब ए ग्रुप का जो होगा वो ऑफिसर होगा समझिए। तो ए ग्रुप मतलब उसके पास 400 सेना भी होनी चाहिए और 400 जो घोड़े हैं वो भी होना चाहिए, तो वो ए ग्रुप में आएगा, ये यहाँ पे लिखा गया है, तो ये आप समझ सकते हैं। और श्रेणी 2 कौन सा होगा, यदि उसके पास सवार की संख्या जात की संख्या से आधी हो, मतलब कि घोड़े तो कम हो लेकिन सैनिक ज़्यादा हो, मतलब 4000 सैनिक हो और 2500 अगर सवार हो तो वहाँ पे मतलब द्वितीय श्रेणी का ये मनसबदार कहलाएगा, मतलब सेकंड कैटेगरी का ये मनसबदार यहाँ पे कहलाएगा। और तृतीय श्रेणी होती थी मतलब सवार की संख्या देखेंगे जात की संख्या से आधी हो, मतलब कि अगर सेना उसके पास 4000 है और मतलब घुड़सवार उसके पास देखेंगे घोड़े उसके पास 1500 है तो उसको तीसरी श्रेणी का मनसबदार उसको बोला जाता था। तो ये सबसे नीचे और 7000 तक सबसे ऊपर का मनसबदार था। और रैंक के अनुसार भी देखेंगे कि मनसबदारों का मतलब ये था, वहाँ पे वो नीचे लिखा ही है, वो मैं आपको बता दूंगा। और मनसबदारी प्रथा देखेंगे मंगोल जो चंगेज खां 1775 में प्रतिपादित दशमलव प्रणाली पे आधारित है। तो अब समझिए 1775 ये तो बहुत मतलब पहले का, ये यहाँ पे समझिए डेट गलत लिखा है, ये 1275 होगा लगभग। उस टाइम में मंगोल थे, तो मंगोल मतलब उस टाइम चंगेज खां था तो उसी टाइम का होगा, क्योंकि देखेंगे आपकी अकबर तो 16वीं सदी में था वहाँ पे, तो उस टाइम का नहीं, ये 1275 उस टाइम ये लोग शुरू किए थे, लेकिन अब ये मंगोल के डिसेंडेंट थे जो मुगल थे, तो वो ये व्यवस्था यहाँ पे लाते हैं। और सर्वप्रथम देखेंगे अकबर ने इस प्रथा की शुरुआत की यहाँ पे भारत। और जहांगीर जो रहता है इसमें 2 अस्पा और सिंह अस्पा जोड़ता है। 2 अस्पा सिंह अस्पा मतलब यही होता है कि जिसके पास 2 घोड़े हो, मतलब एक सैनिक हो 2 घोड़े हो तो उसको 2 अस्पा बोला गया, और मतलब जिसके पास 3 घोड़सवार हो उसको मतलब सिंह अस्पा बोला गया वहाँ पे। तो ये आप समझ सकते हैं, मतलब एक सैनिक के पास सिंह अस्पा, तो 500 सैनिक है तो 1500 अगर घुड़सवार है तो सिंह अस्पा बोला गया। और 2 अस्पा मतलब कि अगर उसके पास 500 सैनिक है 1000 घोड़े हुए तो वहाँ पे 2 अस्पा हो गया। मतलब अब घोड़े को बदल बदल के यूज करने के लिए ये व्यवस्था लाई गई, क्योंकि घोड़े भी तो थक जाते थे युद्ध में। तो ये हुई, ये मतलब जहांगीर यहाँ पे परिवर्तन करता है। तो थोड़ा सा परिवर्तन भी आपको जानना चाहिए, कौन क्या परिवर्तन करता है। तो अकबर जो देखेंगे परिवर्तन करता है मनसबदारी व्यवस्था में, तो वो अपने अंतिम समय में जात और सवार को जोड़ता है। जात और सवार मतलब व्यक्तिगत मतलब पद पूरा तरह से बना देता है, सवार घुड़सवार कितना रहेगा और जात कितना रहेगा, तो ये अंतिम समय में अकबर जोड़ता है। और बाद में देखेंगे जो मनसबदारी व्यवस्था रहती है तो वो नगद सैलरी दी जाती है, तो नगद सैलरी दी जाती है तो अधिकारी जुड़ के रहते हैं। लेकिन बाद में देखेंगे जागीर देने लगते हैं ये लोग, मतलब बाद के शासक, क्योंकि वहाँ पे पैसा होता नहीं है ट्रेजरी में, तो पैसा नहीं होता, तो जमीन देने के कारण वहाँ पे जो मनसबदार होते थे धीरे धीरे मजबूत होकर देखेंगे रेवल करने लगते थे। और मनसबदार ये मत समझिए 1 2 5 मनसबदार 10 मनसबदार एक में मिल के फिर सेंटर के खिलाफ वहाँ पे रेबल करते थे, तो ये होने लगा था बाद में, जो कि शुरू में जब अकबर शुरू किया था तो ये नहीं था। और शासन के अनुसार भी मनसबदार मतलब अपना रुख दिखाते थे वहाँ पे देखेंगे। जब तक औरंगजेब था वहाँ पे तो मतलब किसी भी मनसबदार को वहाँ पे बोलने तक की हिम्मत नहीं थी, लेकिन बाद में देखेंगे वो अपना गुट बनाने लगते हैं और मतलब किंग मेकर तक बन जाते हैं वहाँ पे, जिसको चाहे शासन में बैठाना, जिसको चाहे शासन से हटा देना, ये सब चीज़ें वहाँ पे चलने लगती है। और ये नहीं था कि ये समझिए मनसबदारी पद मतलब बिल्कुल हेरोडेटरी था, ये अगर आपकी मनसबदारी की मृत्यु हो जाती है चाहे वो किसी भी कारण से, जब भी सेंटर चाहे तो वो ले लेगा वहाँ से, मतलब जब भी मनसबदार की मृत्यु होती थी तो वो सेंटर लेके फिर दूसरे आदमी को वहाँ पे नियुक्त करता था। और यहाँ पे पद उन्नति भी होती थी, मतलब कि आपका समझिए प्रमोशन भी होता था, प्रमोशन करके आप ऊपर जाने लगेगा, वही चीज़ें बाद में होने लगती है। अब जो मनसबदार होते थे वहाँ पे मतलब पद उन्नति के लिए वहाँ पे देखेंगे घूस देना सेंटर को, और बड़ा मनसबदारी लेने के लिए जो बड़ा नौबल होता था तरह तरह की चाल चलता था। सेंटर को जो मनसबदार मतलब सैनिक शक्ति जिसको दी जाती थी, जिसके हाथ में थी, उसको घूस देना, ये सब चीज़ें चलने लगती थी। और मनसबदार भी बहुत ज़्यादा वहाँ पे धांधली करते थे, देखेंगे कि 10,000 घोड़े रखने हैं, दिखाते 8,000 थे, 2,000 कहीं और से ला के दिखा दिए किसी और मनसबदार से, चाहे नहीं दिखाएं, ऐसे चलता था। और मतलब किसानों को आम लोगों के सैनिक में खड़ा कर देना वहाँ पे, जब सैनिक को दिखाना होता था कि ये भी सैनिक ही हैं और सेंटर से सैलरी ले रहे हैं सैनिकों का कि इतने सैनिक है, लेकिन वो ट्रेंड थोड़ी है, वो तो मतलब किसान थे वहाँ पे, जब दिखाने का काम होता था तो वहाँ पे ये दिखा देते थे। तो ऐसी व्यवस्था चलती थी। और फिर दूसरा चेंज देखेंगे जहांगीर जो मैंने बताया, 2 अस्पा और सिंह अस्पा जो जोड़ता है, मतलब अगर एक सैनिक है 2 घोड़े रखता है तो 2 अस्पा, और सिंह अस्पा मतलब 3 घोड़े रखता है तो उसको सिंह अस्पा बोला गया वहाँ पे। और शाहजहाँ फिर क्या चेंज करता है देखेंगे, मनसबदारी में जो वेतन दी जाती थी वहाँ पे, अब ये जागीरदारी मतलब जागीर देना शुरू कर देता है जो शाहजहाँ रहता है। तो
जागीर चलती थी, लेकिन पहले थोड़ा बहुत जागीर दी जाती थी। लेकिन अब ये जो शाहजहाँ है तो देख रहे हैं जागीरदारी मतलब क्राइसिस यहीं से शुरू होना शुरू होता है। और जागीरदारी मतलब सैलरी के जगह पे उसको जो कि नगद सैलरी दी जाती थी, वहाँ पे अब ये जागीर देना शुरू करता है। और ये भी इसलिए देना शुरू करता है क्योंकि ये ताजमहल बनवाने में इतना पैसा खर्च कर चुका होता है। और यहाँ पे आर्ट एंड कल्चर वाले पार्ट में शाहजहाँ के काल को स्वर्णयुग कहा जाता है। तो इस वजह से मतलब बहुत ज़्यादा पैसा तो इसका खर्च हो गया रहता है, ये सब निर्माण कराने में खर्च होता है। तो इस वजह से ये करता क्या है, यहाँ पे जितनी भी मतलब अब सैलरी देनी होती है नगद में, तो वो क्या करता है वहाँ पे जागीर बांटना शुरू करता है। यही चीज़ें हो जाती है वहाँ। और औरंगजेब फिर क्या करता है, मतलब इसके काल में भी कुछ चेंज होते हैं देखने को आपको मिलेगा। मशरूत व्यवस्था शुरू करता है औरंगजेब जो रहता है। मशरूत व्यवस्था में आपको देखने को मिलेगा कि जो सवार संख्या के अतिरिक्त वृद्धि कर देता है, मतलब बहुत ज़्यादा घोड़े रखने को एक मनसबदार को दे देता है। जब मनसबदार को मतलब कोई महत्वपूर्ण कार्य के लिए नियुक्त करता है तो वहाँ पे मशरूब व्यवस्था, मतलब वो जो मनसबदार चुन के आएंगे वहाँ पे उनके पास बहुत ज़्यादा घोड़े होंगे, क्योंकि उनको मतलब दक्कन में अब युद्ध करना है तो घोड़े की कमी ना हो वहाँ पे। इस वजह से ये मशरूत व्यवस्था लागू करता है, मतलब मनसबदार को बहुत अतिरिक्त घोड़े दे दिए जाते हैं। और अकबर के काल तक देखेंगे जो मनसबदार थे तो ये 1800 थे लगभग, जो कि औरंगजेब के काल तक ये 14,500 तक मनसबदार चले जाते हैं। यही जागीरदारी क्राइसिस में चेंज हो जाता है, क्योंकि इतना का सैलरी देना तो ईजी है सैलरी नगद में, लेकिन इतना सैलरी आप नहीं दे सकते नगद में। और इसमें फ्रैक्शन भी बन गया था, ईरानी, तुरानी, अफगानी, हिंदुस्तानी। तो अब ये अपने आप में गुटबाजी भी करते थे। साथ में देखेंगे जैसे उत्तरवर्ती मुगल आता है, लेटर मुगल जिसे हम लोग बोलते हैं, वहाँ पे ये लोग बहुत मजबूत हो जाते थे। 10-10, 20-20, 50-50 एक साथ आ जाते थे। और फिर वहाँ पे किंग मेकर का जो आपने देखा है वो काम करने लगते थे। किंग बनाने का इन्हीं का काम हो गया था जो मनसबदार था वहाँ पे। और मनसबदारों का मतलब ये कैटेगरी भी बटा था, किस मनसबदार को अमीर बोला जाता था, किसको अमीर उम्दा बोला जाता था। तो जिसका 10 से लेके 50 तक जात होते थे, मतलब इसके अंडर में इतना सैनिक होते थे, उनको मनसबदार बोला गया यहाँ पे। और 500 से लेके 2500 तक जात मतलब कि जो सैनिक है वो रहेंगे, उसको अमीर बोला गया यहाँ पे। और जो 2500 से भी अधिक रहेगा वो देखेंगे अमीरुल उम्दा कहा गया यहाँ पे। और समझिए 12,000 तक मतलब ये था। और 12,000 तक मनसबदार जो कि राजकुमार लोग होते थे, मतलब जो राजघराने के, उनको दिया जाता था देखेंगे, क्योंकि वो भी तो सूबेदार रहते हैं किसी किसी स्टेट में, सभी स्टेट में सूबेदार उनको नियुक्त किया जाता है। तो उनके पास 12,000 की मनसबदारी होती थी, 12,000 सैनिक उनके अंडर में होते थे। एक मान सिंह ही आपको देखने को मिलेंगे जो कि 7,000 देखेंगे कि 7,000 की मनसबदारी वहाँ पे उनको प्राप्त हुई थी। और अमीर उल उम्दा के मतलब कैटेगरी में वो आते थे। तो ये मनसबदारी व्यवस्था थी जो आपने समझ लिया। तो ये मतलब पूरी तरह से सैनिक काम इनको देखना होता है। तो ये था मतलब पूरी तरह से मनसबदारी जो व्यवस्था थी, ये मैंने आपको बता दिया। अब हम थोड़ा सा सेना भी देख लेते हैं, क्योंकि सेना भी जो था तो इसी में था ना, मतलब कि प्रशासनिक व्यवस्था में ही सेना को देखना होता था। तो सेना में क्या क्या चीज़ें थी ये हम थोड़ा सा देख लेंगे इसमें। तो सेना में आप देखेंगे कि जो मुगल प्रशासन था तो ये सैनिक का काम मनसबदार ही करते थे, जो मैंने आपको ऊपर बताया। तो ये मुगल कालीन जो सैनिक व्यवस्था थी तो ये दशमलव पद्धति पे आधारित थी, जो कि देखेंगे मंगोल सैनिक रहते हैं उन्हीं पे ये आधारित रहती है। और इनको 4 श्रेणियों में विभाजित किया गया था। तो अब समझिए कि जो मैंने बताया 10 गुने 10 ये किया जाता था, मंगोल सेना का रहता था ये 100 सैनिक, इसके ऊपर एक रहेगा प्रधान जो कि इसकी देखभाल करेगा। अब ये मतलब जो 100 रहेंगे इसको गुना कर लिया जाएगा 100 से, और फिर ये जितने भी आएंगे मान लिए 10,000, तो 10,000 के ऊपर एक रहेगा। और फिर मतलब ऐसे दशमलव प्रणाली, तो ये रहता है इनको कलेक्टिव सजा दी जाती है। अगर एक भी सैनिक यहाँ पे मान लीजिए जो विद्रोह करता है, चाहे मतलब वो जो कोई युद्ध होता है उसमें सही से काम नहीं करता, तो अब 100 को सजा दी जाएगी, इसमें 100 को सजा दी जाएगी। तो अब जो भी मतलब 99 सैनिक हैं तो हमेशा ये देख में रहते थे कि कोई भी यहाँ पे मतलब विद्रोह ना करे, चाहे कुछ भी ना करे, क्योंकि जो 99 हम लोग हैं ये सारे लोगों की जान चली जाएगी। इस वजह से यहाँ पे ये कलेक्टिव सजा दी जाती थी। दशमलव प्रणाली यही होती थी। तो अब सैनिक मतलब कैसे कैसे थे, एक तो अधीनस्थ राजाओं की सेना थी। अधीनस्थ राजा मतलब ये लोग यहाँ पे युद्ध करते थे, वहाँ पे जीत लेते थे, अब तुम आ गए मुगलिया झंडे के अंडर में, और तुम्हें सैनिक हमेशा प्रोवाइड करनी पड़ेगी जब भी युद्ध होगी। तो एक ये तो सेना होती थी जो कि अधीनस्थ राजाओं के अधीन में होती थी, जो राजा इनके अधीन में होते थे। और दूसरा होती थी मनसबदारों के पास जो सैन्य टुकड़ियाँ होती थी, जो मैंने अभी मनसबदारी व्यवस्था बताया, ये मनसबदार भी अपना सैनिक रखते थे। तो ये हो गया यहाँ पे। और एक अहदी सेना होती थी। अहदी सेना मतलब समझिए इनकी स्पेशल फोर्स होती थी, और ये लोग जो थे तो ये राजघराने की भी देखभाल करते थे, और जब भी युद्ध में मतलब इनकी ज़रूरत होती थी तो इनको भेजी जाती थी। ये सैनिक होती थी। और एक होती थी दाखिल
दाखिली सैनिक। और दाखिली सैनिक जो मतलब पूरब जो पहले से इनकी सैनिक व्यवस्था चलते आ रही थी वो सैनिक इसमें होते थे, मतलब वो कंटिन्यू रखे थे। जैसे कि आज देखेंगे आप क्या थी, मतलब घुड़सवारी जो व्यवस्था आप देखेंगे कि आज भी हम लोग कंटिन्यू रखे हैं। कुछ हमारे घुड़सवार भी सैनिक है, अब तो घुड़सवार उतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी हम तो उसको कंटिन्यू रखे हैं। वैसी ही सेना ये थी। और अश्वारोही सेना, यह सेना मुगल सेना की प्राण थी। तो अश्वारोही मतलब जो घोड़े पे होती थी उनको माना जाता था अश्वारोही, ये प्रधान मानी जाती थी। और इसमें दो प्रकार के घुड़सवार होते थे, देखेंगे बारगीर होते थे। इन सैनिकों को सारा जो साज सामान होता था, जितने भी इक्विपमेंट होते हैं वो दिया जाएगा राज्य द्वारा। और एक होते थे सिलेदार। सिलेदार इनके सारा जो सामान होगा, घोड़ा, अस्त्र शस्त्र जितने भी होंगे, ये व्यवस्था खुद ही करनी होती थी। ये केवल युद्ध के अवसर पे ही नियुक्त किए जाते थे। तो दो तीन तरह की सेना थी। अब एक तो सेना जो कंटिन्यू यूज करना है, लेकिन कुछ सेना की मतलब जो जरूरत होती थी, मान लीजिए सैनिक कम पड़ रहे हैं तो उसकी नियुक्ति उसी टाइम होगी। उसको सिलेदार, उसको खुद ही व्यवस्था करनी है। सिलेदार मतलब घुड़सवार, जितना भी इक्विपमेंट होगा, और फिर उसको राजा को सैनिक प्रोवाइड करनी है, वो व्यवस्था होती है। जो कि हमारे आज भी देखेंगे कंटिन्यू जो सैनिक हैं ही, लेकिन जो रिजर्व हैं सैनिक उनको बाद में यूज किया जाता है जबकि सैनिक कम पड़ेंगे जब युद्ध होगा। तो अब तो उतना युद्ध होता नहीं है वहाँ पे। और अब हम देख लेते हैं युद्ध में कि तोप खाना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तोप खाने की वजह से ही ये लोग इतना सफल हो पाते हैं। तो तोप खाने के बारे में हमें जानना चाहिए। और मुगल कालीन प्रशासन में देखेंगे तोप खाने का जो अंतर्गत शिलान्यास यहाँ पे कौन किया था, तो फारसी जो तोपची देखेंगे उस्ताद अली तथा मुस्तफ़ा खां के नेतृत्व में बाबर के समय में हुआ था। तो बाबर के समय में ही तोप का जो प्रचलन था, बारूद का सबसे मतलब ज़्यादा लेवल पे यूज किया गया, लेकिन पहले ही यूज किया जा चुका था वहाँ पे देखेंगे बहमनियों के काल में। तो ये यहाँ पे शुरू होता है। उस्ताद अली और मुस्तफ़ा खां जो था, इसके नेतृत्व में तोप खाना का मतलब बाबर के सैनिक में यहाँ पे इजाद किया जाता है। और इस वजह से ये लोग बहुत सारा युद्ध जीतते भी। और बाद में देखेंगे उस्ताद कबीर और हुसैन ने इसे सफल नेतृत्व प्रदान किया। मान लीजिए कोई शुरुआत तो कर देता है लेकिन पीक पे उसको दूसरा कोई ले जाता है वहाँ पे। तो ये मतलब जो उस्ताद कबीर थे और हुसैन ने इसको पीक पे ले जाने का काम किया। और बाबर ने अपने साथ एक अच्छा तोपखाना लेकर भारत में आया, जिसका वो सफल प्रयोग देखेंगे पहली बार वो करता है भेरा के किले को जीतने में। तो भेरा का किला को जीतने में, किला मतलब ऐसा होता है कि तोड़ नहीं पाता है कोई भी। अब किला जो होता था, तो मैंने बताया पहले, उसको तो ऊंचे वाले इलाकों पे बनाया जाता था जो किला होता था ऐसे। तो किला को तोड़ना बहुत ही मुश्किल होता था। यहाँ पे सैनिक बैठे होते थे किले के ऊपर, जब भी कोई चढ़े तो यहाँ पे मतलब मार दिया जाता था पहले ही। तो अब उसके लिए फिर ये यूज किया वहाँ पे तोड़ने के लिए। या तो उसको सुरंग खोद के ये लोग जाते थे, नीचे से गए, इधर बीच में निकले सैनिक, फिर यहाँ पे युद्ध होता था वहाँ पे। चाहे जो तोप होता था तो उसके गोले से तोड़ दिया जाता था इसके बाउंड्री को। ये बाउंड्री जो होता था ये बहुत मजबूत होता था, जो किला होता था तो इसको ये लोग भेरा का जो किला था उसको तोड़ने में ये लोग यूज किए थे वहाँ पे। जिनसी जो होती थी वो भारी तोपें होती थी, जबकि देखेंगे दस्ती जो होती थी वो हल्की तोपें होती थी। आज भी देखेंगे, आज जो हम लोग तोप का यूज करते हैं तो उसमें भारी तोप देखेंगे, हल्की तोप, सभी प्रकार की तोप है। तो वही चीजें थी, इसमें भारी तोप भी थी, हल्की तोप भी थी यहाँ पे। और जो प्रमुख अधिकारी होता था इसमें तो देखेंगे मीर आतिश होता था, जो तोप खाने का प्रमुख बोला जाता था। आतिशबाजी ये करता था वहाँ पे। और हस्ती सेना भी होती थी। हस्ती सेना देखेंगे, सेना में हाथियों का प्रयोग किया जाता था, जो कि प्राचीन काल से ही देखेंगे भारत की विशेषता रहती है हाथी सेना, मतलब गज सेना। तो हाथी, अब यहाँ के जो शासक होते थे तो वो हाथी रखते थे। तो अब हाथी मतलब रखते थे, तो तुम्हें भी अगर लड़ना है मुगलों को तो उनको भी हाथी की जरूरत पड़ेगी, जो कि देखेंगे दिल्ली सल्तनत वाले पूरी तरह से हाथी यहाँ पे भर लेते हैं। तभी उनको इब्राहिम लोदी जो पानीपत का युद्ध लड़ता है तो उसमें पे करना पड़ता है। स्लो सेना हो गई रहती है। हाथियों की जो सेना होती है वो स्लो होती है, और जो घोड़े रहते हैं वो फास्ट भागते हैं। फास्ट भागते हैं तो वहाँ पे मतलब ये लोग जीते जाते थे, तुर्की, अरबी, चाहे जो मुगल आते हैं। लेकिन अब यहाँ पे आने के बाद तुम्हें लड़ना है मतलब कि यहाँ के राजाओं से, और यहाँ के राजाओं के पास क्या होती थी, हाथी सेना, गज सेना होती थी इसमें। तो इस वजह से इन लोगों को भी हाथियों की सेना भरनी पड़ती थी यहाँ के राजाओं से लड़ने के लिए। तो वही होता था, हस्ती सेना थी जो कि इसमें हाथी होती थी। और नौसेना भी था, तो उतना नहीं था, समझिए नौसेना का विकास कम ही हुआ था, क्योंकि ये लोग तट वाले इलाकों पे पहुंच नहीं पाते हैं। गुजरात वाले इलाकों पे कुछ कब्जा कर पाते हैं, और जो बंगाल वाला इलाका तो थोड़ा बहुत ही नौसेना रहती है, पूरी तरह से नहीं रहती है। तो ये लिखा भी है, मुगल प्रशासन में नौसेना का कोई सुव्यवस्थित देखेंगे संगठन नहीं था, क्योंकि मुगल जो साम्राज्य था मूलतः स्थलीय। मराठा देखेंगे कि मतलब पूरी तरह से वहाँ पे जो सैनिक डेवलप करेंगे तो उनके पास एक अच्छी नौसेना रहती है, क्योंकि
क्योंकि वहाँ पे पुर्तगाली, डच, फ्रांसीसी, डेनिश ये सब आते हैं अंग्रेज, तो उनसे लड़ने के लिए वो लोग करते हैं वहाँ पे। मतलब एक अच्छा नौसेना का विकास वहाँ पे होता है। ये तट पे तो जाते ही नहीं है, तो उतना फिर नौसेना का विकास नहीं रहता है, लेकिन लैंड पे इतनी बड़ी सेना रहती है, 9 लाख की सेना रहती है इनके पास, और लड़ते लड़ते सेना इतना एक्सपर्ट रहती है, वो किसी को भी ज़मीन पे हरा दे। तभी देखेंगे जो अंग्रेज आएंगे तो वो ज़मीन पे तो नहीं टक्कर लेंगे, लेकिन बोलेंगे बार बार कि समुद्र वाले इलाकों से तुम्हें व्यापार नहीं करने दिया जाएगा, ये बार बार वो लोग बोलते हैं वहाँ। तो ये हमने सैनिक देख लिया, और हम थोड़ा सा देख लेते हैं अन्य जो महत्वपूर्ण जो केंद्रीय अधिकारी होते थे, ये हम लोग देख लेते हैं। और मैंने न्यायिक व्यवस्था बताई दी, तो वो मैंने ऊपर आपको बताया। और मीर मूसी था, ये सम्राट के जो पत्र होते थे उनके आदेश और फरमानों को लिख करके अधिकारियों को देता था, तो मीर मूसी इसका यही काम होता था। तो ये जो मंत्रालय था समझिए, चाहे जो विभाग था, इसका काम यही था। जो भी सम्राट वहाँ पे कोई भी बात बोलता है तो उसको सभी जगह पे फैलाना इसका काम होता था, क्योंकि अब सभी जगह फैलाना भी तो है उसके मतलब जो भी आदेश है। और दरोगा ए टकसाल होता था, जो कि सिक्के को ढालने वाला अधिकारी होता था, दरोगा ए टकसाल, क्योंकि सिक्का की ढलाई भी यहाँ पे होती थी, तो वो भी जरूरत होता था यहाँ पे। तो ये होता था यहाँ पे। और दीवाने तान देखेंगे, जो कि वेतन विभाग का प्रमुख अधिकारी था। वेतन कैसे देनी है, ट्रांसफर कैसे करनी है, ये सब भी देखेंगे। वेतन विभाग तो आज भी है, देखेंगे मतलब वेतन कैसे सरकारी जो ऑफिसर हैं उनको वेतन भी तो जाता है हमेशा, देखेंगे सेंटर के जो अधिकारी हैं सभी को वेतन दिया जाता है। तो इसका मतलब वेतन विभाग था, ये लोग सैलरी देने का काम करते थे। और मुक्ति जो होता था, कानून व्यवस्था बनाए रखने वाला प्रमुख अधिकारी होता था। मुक्ति मैंने बताया, काजी, मुक्ति, ये लोग मतलब न्यायिक काम करते थे। मुक्ति मतलब नीचे था समझिए उनके काजियों के, जो कि ये अधिकारी काजी की मदद करते थे न्याय देने में। और मीर अदल था, देखेंगे मुकदमों की पेशी में सहायता करने वाला अधिकारी था। अब एक तो मुकदमा है नहीं, मुकदमा मतलब बहुत सारा चलता था, तो उसमें बहुत तरह के अधिकारी आपको चाहिए। तो मीर अदल था कि जो मुकदमे में पेशी होगी, जो कैदी होंगे, उनकी व्यवस्था ये करता था। और बालशाही कौन था, तो ये अंगरक्षक होते थे। बालशाही अंगरक्षक मतलब कि जितने भी राज दरबार के होंगे लोग, उनकी रक्षा करने के लिए ये लोग होते थे। और मीर वर्ग होता था वन अधीक्षक, वनों की जो अधीक्षक होती थी जो फॉरेस्ट की, वो करता था यहाँ पे। और साहिब होता था सूबा प्रांतपति का ये अधिकारी होता था। और खान सामा होता था, ये शाही परिवार का प्रबंधन करता था, खाना पीने से लेके सभी चीज़ों का व्यवस्था यहाँ से किया जाता था। ये सब जो प्रमुख अधिकारी थे मैंने पहले ही बता दिया है, ये तो मतलब समझिए एक चार्ट था जो मैंने डाल दिया है, अगर पूछे तो कभी ये लोग आप लोग याद रखिएगा, ये पीसीएस में ही क्वेश्चन आएंगे। और विवताद था, ये शाही कारखाने का अधीक्षक था, तो कारखाना भी था, इंडस्ट्री भी उस टाइम था, लेकिन उतना नहीं डेवलप था जितना कि आप देखेंगे कि यूरोप में अभी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हो रहे थे, लेकिन यहाँ पे वो सब चीज़ें नहीं हो रही थी। लेकिन हम सूती कपड़ों में सबसे उत्तम थे वहाँ पे, तो ये चीजें थी, तो वो अर्थव्यवस्था में मैं आपको बताऊंगा। और मुशरिफ था, राजस्व सचिव था, ये सचिव राजस्व से कैसे राजस्व की व्यवस्था होनी चाहिए उससे रिलेटेड था ये मुशरिफ, ये भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। और मीर अर्ज था, ये बादशाह के पास भेजी गई अर्जियों को देख रेख करने वाला अधिकारी था। मीर अर्ज मतलब इसी के पास, अधिकारी के पास आएगा सभी चीजें, जो भी मतलब अर्जी लगाई जाएगी। अब बादशाह से चाहे पीएम से भी तो बहुत अर्जी आज भी पीएम से लगाई जाती है, तो वो पहले इसके पास आएगी, और जो चीज़ें होंगी वहाँ पे रेलेवेंट वो भेजेगा वो बादशाह के पास, फिर बादशाह अगर करे तो करे, वो उनके मर्जी के ऊपर। और मीर तोजक होता था, उत्सवों का प्रबंधन करता था। अब बहुत तरह के त्यौहार भी तो मनाए जाते थे, मेले त्यौहार, इन सब की व्यवस्था ये करता था मीर तोजक जो नाम का अधिकारी होता था। हिंदुओं चाहे मुसलमानों के त्योहारों का उसमें देखते हैं कि बहुत सारा पुलिस देना होता है, ताकि मतलब वहाँ पे दंगा ना हो सके, इन सब की व्यवस्था यही करता था वहाँ पे। और विकिच्ची होता था, विकिच्ची देखेंगे कि आम्ल गुजार का प्रमुख सहायक होता था। आम्ल गुजार जो मैंने बताया कि डिस्ट्रिक्ट में होता था, जो कि ये वित्त से रिलेटेड अधिकारी होता था। इनका ये प्रमुख सहायता करता था, क्योंकि अब डिस्ट्रिक्ट में ही सबसे ज़्यादा टैक्स आएगी, तो वहाँ पे अधिकारी जो मतलब जो आम्ल गुजार है उसकी सहायता के लिए अधिकारी भी तो होनी चाहिए, तो ये यहाँ पे सहायता करता था। तो ये हमने देख लिया प्रशासन वाला पूरी तरह से चीज़ें, इसमें मनसबदारी व्यवस्था और नगर से लेके मैंने जितना भी गांव, जिला, डिस्ट्रिक्ट था, जितना परगना था, सभी चीज़ें मैंने बता दिया यहाँ पे। प्रांत ये जो मंत्री परिषद थी, राजा के बारे में सभी चीज़ें बता दिया, मनसबदारी व्यवस्था भी हमने देख लिया। और अब हम इसमें देखेंगे अगले पार्ट में अर्थव्यवस्था, और फिर हमें समाज भी देखना है, मुद्राएं भी देखनी है, अर्थव्यवस्था भी बहुत लंबा है, और व्यापार भी देखना होगा, और मुगल कालीन जो समाज है वो भी हमें देखना होगा। और मुगल कालीन थोड़ा सा जो सांस्कृतिक चीज़ें हैं थोड़ा सा हम लोग देख लेंगे, क्योंकि पीसीएस वाले यहाँ से कट लेंगे पूरी तरह से, तो ये चीज़ें आएंगी। और भी मुगल काल में समझिए 2-3 वीडियो आ सकती हैं इसमें, तो ये आप लोग 2 वीडियो तो मान के चलिए, 2 वीडियो आएंगे ही आएंगे, तो ये आप लोग देखने का कोशिश करें यहाँ पे। और अगले वीडियो में हम अर्थव्यवस्था देखेंगे, और जो कम्युनिटी पे थोड़ा क्वेश्चन डलता है उसका भी आप लोग प्रैक्टिस करें, तो वो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। तो ये हमारा लेक्चर यहीं पे कंप्लीट होता है। अगले लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा अर्थव्यवस्था के बारे में, बहुत ही डीप हम देखेंगे, कुछ भी चीज़ें छूटेंगे। ओके गाइस, थैंक यू।